आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका सिलेक्शन सीरीज का 21 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 20 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर कंप्लीट नहीं किए तो जाकर के कंप्लीट करिए, प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। इस लेक्चर के जरिए से ही जियोग्राफी आपका स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले जो 20 लेक्चर आए हैं टोटल आपके हिस्ट्री के लेक्चर हैं, उसमें आपका एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सारे हिस्ट्री के लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। जियोग्राफी का आपका फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर की पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जो आपके जियोग्राफी के लेक्चर होंगे इसमें थ्योरी, मैपिंग प्लस जो यूपीपीएससी का लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न चल रहा है क्वेश्चन आंसर पूछने का, उस टाइप के क्वेश्चन आंसर इसमें कराए जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट किए, बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो चलिए जान लेते हैं भाई कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी जो लाइन जा रही है आपकी कर्क रेखा है, इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। तो ये जो पहला स्टेट पड़ता है जहाँ से कर्क रेखा स्टार्ट होती वो आपका गुजरात राज्य पड़ता है। तो यहाँ पर आप गुजरात समझ जाएंगे। वहीं फिर आपका जो ये दूसरा राज्य पड़ता है ये आपका राजस्थान है। वहीं आपका मध्य प्रदेश से होकर भी कर्क रेखा जाती है। फिर आपका जो ये स्टेट पड़ रहा है ना, ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़, इसे सी से इंडिकेट करेंगे हम। और वहीं जो ये आपका छोटा सा राज्य दिखाई पड़ रहा है ये आपका है झारखंड, जिसे आप जे से इंडिकेट करेंगे। इसके ऊपर बिहार है, ये आपका यूपी है। और फिर जो ये आपका राज्य पड़ता है ये आपका पश्चिम बंगाल है। फिर आपका त्रिपुरा है और फिर आपका मिजोरम है। तो टोटल आपके 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कौन कौन से राज्य हैं आपके? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर पूछा गया कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। अभी देखिए पश्चिम बंगाल से, मैंने बताया पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, झारखंड से भी होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, छत्तीसगढ़, इन राज्यों से भी होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश बहुत ही ऊपर पड़ जाता है, मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है भाई, उत्तर प्रदेश ऊपर पड़ेगा। वहीं बिहार भी ऊपर पड़ता है, तो बिहार से भी होकर नहीं जाती, तो ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करें, उससे पहले थोड़ी चीज़ें आप अंडमान निकोबार के बारे में जान लीजिए। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका पड़ता है, अंडमान द्वीप समूह आपका ऊपर पड़ता है और उसके नीचे पड़ता है आपका निकोबार द्वीप समूह, ये आप देख सकते हैं। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में एक लाइन पड़ती है ना, वो 10 डिग्री चैनल है। मतलब ऊपर आपका अंडमान द्वीप पड़ेगा और नीचे आपका निकोबार पड़ेगा। जो 10 डिग्री चैनल पड़ता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य पड़ता है। क्योंकि जो आपका अंडमान निकोबार है, तो अंडमान का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो आपका लिटिल अंडमान है। वहीं जो निकोबार का सबसे उत्तरी पॉइंट है वो आपका कार निकोबार है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही द्वीप समूह है। और जो आपका अंडमान पड़ता है उसके कई पार्ट है, जैसे उत्तरी अंडमान हो गया, मध्य अंडमान हो गया, और मध्य अंडमान के नीचे आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान, उसके बाद में आपका लिटिल अंडमान पड़ता है। तो टोटल 4 पॉइंट में आपका अंडमान डिवाइडेड है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे उत्तरी अंडमान में ही आपकी सेडल पीक, जो कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है, 732 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये उत्तरी अंडमान पे ही स्थित है। तो ये देख सकते हैं अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। कभी आ जाए क्वेश्चन में कि इंटरव्यू द्वीप कहाँ पड़ता है, तो इंटरव्यू द्वीप, साउंड द्वीप, ये सब आपके उत्तरी अंडमान पे पड़ते हैं। बैरन द्वीप आप देख सकते हैं मध्य अंडमान के पूरब में पड़ता है। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए भाई बैरन द्वीप कहाँ पड़ता है, तो अंडमान में पड़ता है, क्योंकि निकोबार भी दे दे तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। और बैरन द्वीप मतलब यहाँ पर बैरन ज्वालामुखी भी है। हेवलाक द्वीप और नील द्वीप आपका यहाँ पे पड़ता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि माउंट मणिपुर जो पड़ता है वो आपका दक्षिणी अंडमान पे पड़ेगा, क्योंकि ये दक्षिणी अंडमान का क्षेत्र है। और हेवलाक द्वीप, नील द्वीप, ऑट्रम द्वीप, ठीक, ये सारे आपके कहाँ पे पड़ेंगे, मध्य अंडमान पे पड़ेंगे। वहीं आप देख सकते हैं जो डेक्कन पास पड़ता है ना, डेक्कन पास कहाँ पे पड़ता है, रूटलैंड द्वीप जो आपका है, या आप दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो पास है उसे डेक्कन पास कहा जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं दक्षिणी अंडमान है और ये आपका लिटिल अंडमान है। तो अंडमान के बारे में सारी चीज़ें आप समझ गए हैं फिलहाल। और 10 डिग्री चैनल के बारे में भी आप समझ गए कि भाई 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है।
ये लिटिल अंडमान है और कार निकोबार है। निकोबार द्वीप समूह भी देख सकते हैं, कार निकोबार है। कीमोस की खाड़ी भी आपकी जो है निकोबार द्वीप समूह में ही पड़ती है। वहीं जो आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप पे पड़ता है। इंदिरा पॉइंट आपको पता होगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कैम्बेल की खाड़ी भी आपकी कहाँ पड़ती है, ग्रेट निकोबार पे पड़ती है। और ग्रेट निकोबार निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। प्राइस चैनल यहाँ पे पड़ता है। सोमब्रेरो चैनल भी आपका पड़ता है लिटिल निकोबार द्वीप समूह और कार निकोबार के मध्य, क्योंकि ये ऊपर आपका कार निकोबार है, तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य पड़ता है सोमब्रेरो चैनल। अब यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग में कौन सा 10 डिग्री जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया भाई 10 डिग्री चैनल जो है वो किसको किसको अलग करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को, तो सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। वहीं जो आपका मालदीव और लक्षद्वीप है ये आपका 8 डिग्री चैनल होता है, उसके द्वारा अलग होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वहीं जावा और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया के द्वीप हैं, ये जो अलग होते हैं ये सुंडा जल डमरू मध्य से अलग होते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं जो भारत का निकोबार है, क्योंकि नीचे पड़ता है एकदम, तो निकोबार हो गया। वही इंडोनेशिया का जो सुमात्रा है, तो इन दोनों को जो अलग करता है वो ग्रैंड चैनल अलग करता है, तो ग्रैंड चैनल आप ध्यान रखेंगे। ये लगभग 6 डिग्री के करीब पड़ता है, तो इसके द्वारा जो है निकोबार और सुमात्रा अलग होता है। देखिए अगला क्वेश्चन करें, उससे पहले आप ये जान लीजिए कि भाई भारतीय मानक समय रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये हमारा प्यारा भारत, और ये आपकी जो है 82.5 डिग्री भारतीय मानक समय रेखा है, क्योंकि लंदन जो आपका 0 डिग्री है उसे ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, और उसी के हिसाब से जितने भी देश हैं उनका समय रेखा जो है तय किया जाता है। तो भारत का जो समय रेखा है 0 डिग्री से पूरब की ओर है, तो उसे कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी, ईस्ट कह सकते हैं आप, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वहीं भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो सबसे पहले जो गुजरती है आपके यूपी से गुजरती है। फिर आप ये देख सकते हैं बड़ा सा स्टेट जो आपका है ये आपका एमपी का क्षेत्र है, और फिर आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है ना ये छत्तीसगढ़ का है, सी से इंडिकेट करेंगे, और ये आपका उड़ीसा पड़ता है, और नीचे आपका आंध्रा पड़ता है। तो टोटल 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखेंगे कि भाई भारतीय मानक समय याम्योत्तर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। अभी मैंने आपको बताया कि टोटल 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश भी है, उड़ीसा भी पड़ता है, मध्य प्रदेश भी पड़ता है, उत्तराखंड नहीं पड़ता है। उत्तराखंड जो है आपके भारतीय मानक समय रेखा के पश्चिम में पड़ेगा, तो उत्तराखंड आपका नहीं होगा, और यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया है किस राज्य से भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और यूपी, और साथ में छत्तीसगढ़। यूपी छत्तीसगढ़ इसमें नहीं दे रखा है, तो टोटल 5 राज्य हैं जहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। देखिए अगला क्वेश्चन करें, उससे पहले आप इंदिरा पॉइंट के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। आपको पता है जो 10 डिग्री चैनल आपका पड़ता है ये आपका लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य पड़ता है। निकोबार द्वीप समूह में देख सकते हैं कार निकोबार आपका सबसे उत्तरी पॉइंट आपका पड़ता है, उसके बाद में आपका लिटिल निकोबार पड़ता है, उसके बाद में ग्रेट निकोबार द्वीप पड़ता है, और ग्रेट निकोबार द्वीप पे जो आप देख रहे हैं ना ये आपका है इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार पर ही आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है, और इंदिरा पॉइंट ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वहीं कैम्बेल की खाड़ी भी आपकी जो है ग्रेट निकोबार पे ही पड़ती है। प्राइस चैनल आपका कहाँ पड़ता है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार द्वीप के मध्य। वहीं सोमब्रेरो चैनल जो आपका पड़ता है ये आपके कैचल द्वीप और लिटिल निकोबार द्वीप के मध्य पड़ता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कार निकोबार और लिटिल निकोबार के मध्य पड़ता है। 4 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। अभी मैंने आपको बताया जो आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है ये बड़ा निकोबार यानी ग्रेट निकोबार पे पड़ता है। इंदिरा पॉइंट को और भी अदर नामों से जानते हैं, जैसे आपका पिगमेलियन पॉइंट कहा जाता है, इसे पार्सन पॉइंट की भी संज्ञा दी जाती है, और ये आपका बड़ा निकोबार द्वीप समूह पे पड़ता है। वहीं छोटा निकोबार कह लो या लिटिल निकोबार कह लो, और बड़ा निकोबार इनके मध्य जो चैनल पड़ता है उसे प्राइस चैनल कहते हैं। वहीं छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य जो चैनल पड़ता है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन करें, उससे पहले भारत के विस्तार के बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जैसे आपका 97 डिग्री 25 मिनट जो आपका पड़ता है ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु है।
68 डिग्री 7 मिनट आपका सबसे पश्चिमी बिंदु है। टोटल पूरब से पश्चिम की दूरी जो है वो आपकी 2933 किलोमीटर है। मतलब भारत का जो पूरब से पश्चिम विस्तार है 2933 किलोमीटर का है। वहीं अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की, तो भाई 37 डिग्री 6 मिनट जो आपका है ये सबसे उत्तरी बिंदु है। और अगर आप सबसे नीचे आएंगे यहाँ पर देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट सबसे दक्षिणी बिंदु है। उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो आपकी 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम 2933 है और उत्तर से दक्षिण आपकी 3214 किलोमीटर है। देखिए जो सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का वो है किबिथु। यह आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और सबसे पूर्वी बिंदु इसे माना जाता है। वहीं जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गोरमोता है, गुजरात में सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु माना जाता है। वहीं जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो आपका इंदिरा काल माना जाता है। यहाँ पे पड़ता है इंदिरा काल, क्योंकि ये वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, तो इंदिरा काल को अभी जो है सबसे उत्तरतम बिंदु माना जाता है। भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कन्याकुमारी है, मतलब मुख्य भूमि पे जो है। वहीं जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपको पता है कि ग्रेट निकोबार पे पड़ता है, ये आपका ग्रेट निकोबार है। एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे आप कि जो सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट है और सबसे पूर्वी बिंदु आपका 97 डिग्री 25 मिनट है। अगर आप इसे माइनस करते हैं ना तो 30 डिग्री के अराउंड आपका आएगा और 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। तो 30 डिग्री का यहाँ पर अंतर आ रहा है, तो इसे 4 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो लगभग 120 मिनट का अंतर आएगा और 120 मिनट का अंतर मतलब 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जो है 5 बजे दिखाई पड़ता है तो गुजरात में वो 7 बजे दिखेगा, मतलब 2 घंटे का अंतर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है। वहीं दूसरा कथन है कि भारत के पश्चिमोत्तर एवं पूर्वोत्तर बिंदुओं के मध्य लगभग 3 घंटे का अंतर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए अभी मैंने बताया जो सबसे पूर्वी बिंदु पड़ता है किबिथु है, वहीं जो सबसे पश्चिमी बिंदु पड़ता है वो आपका गरमोता, गुहार मोती कह लो या गरमोता कह लो, जो कि गुजरात में पड़ता है, वो आपका सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है। इंदिरा काल आपका सबसे उत्तरी बिंदु है। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगर भारत की भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है तो कन्याकुमारी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो पहला कथन है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु जो है भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है, तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य, इसमें कुछ भी सोचना नहीं आपको। वहीं दूसरा कथन दे रखा है कि भाई भारत का पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर बिंदुओं के मध्य लगभग 3 घंटे का अंतर है। तो अभी मैंने बताया 30 डिग्री का अंतर आता है, ठीक, और 30 डिग्री का अंतर आता है, 1 डिग्री में 4 मिनट की दूरी बढ़ जाती है, तो टोटल 120 मिनट की दूरी बढ़ेगी, 2 घंटे का अंतर आएगा। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका पहला कथन जो है सही है, दूसरा कथन गलत है, तो केवल एक सही, ए राइट आंसर हो जाएगा बस। जो सबसे बड़ी कंट्री है वो आपकी रसिया है, और रसिया के बाद जिसके पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो आप देख सकते हैं कनाडा है। कनाडा का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कनाडा के बाद में चीन के पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, उसके बाद में यूएसए के पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, इधर से चलेंगे ये आपका पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे नंबर पे आ गया, उसके बाद में फिर इधर से चलेंगे तो ये आपका तीसरे नंबर पे आ गया, फिर इधर चलेंगे तो ये आपका 4 नंबर पे आ गया, और इसके बाद में जो आपका आता है वो आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका ये वाला क्षेत्र पड़ता है, ये 5 नंबर पे आएगा ब्राज़ील। वहीं फिर ऑस्ट्रेलिया आता है 6 नंबर पे, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में आपका आता है प्यारा भारत। तो भारत जो है आपका 7वें नंबर पे पड़ता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार स्थान है। अब यहाँ पर दे दिया गया अर्जेंटीना के बाद आता है, ऑस्ट्रेलिया के बाद, ब्राज़ील के पहले, ऑस्ट्रेलिया के पहले, ये आपको बताना है। देखिए मैंने बताया आपको कि जो सबसे बड़ी कंट्री है वो आपकी रूस है, उसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में 7वें स्थान पे आता है आपका प्यारा भारत। तो यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है। ब्राज़ील के पहले कौन सा देश आता है तो अमेरिका आता है भाई, ब्राज़ील से बड़ा देश अमेरिका है, और ब्राज़ील के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के पहले आता है आपका ब्राज़ील। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले आप ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। जो ग्रीनविच मीन टाइम है उसे 0 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब होता है जितने भी देश आपके हैं, चाहे पश्चिम में हो चाहे पूर्व में हो,
उनका जो समय निर्धारित होता है इसी 0 डिग्री से ही निर्धारित होता है। देखिए जो ग्रीनविच आपका माध्य रेखा है, ये आपका लंदन में एक जगह पड़ती है ग्रीनविच, ये आपका यूरोप है और यहीं पर एक लंदन है। लंदन में आपका जगह है ग्रीनविच, वहीं पे पड़ता है, तो उसी को माना जाता है ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब वहीं से सारे देशों की जो समय रेखा है वो तय की जाती है। अब आपको पता है भाई, जो भारतीय मानक समय रेखा है ये आपकी इस तरीके से जाती है और ये 82.5 डिग्री पे है। क्या है? 82.5 डिग्री पे। तो 0 डिग्री से क्या है? पूरब की तरफ है। आप भी समझते हैं भाई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो 82.5 डिग्री पूरब की तरफ है, तो इसीलिए कहा जाता है, जो भारतीय मानक समय रेखा होती है उसे कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। देशांतर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो परी रेखाएं होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, वहीं जो खड़ी रेखा होती है उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। और जो आपका टाइम जोन तय किया जाता है वो देशांतर रेखा के हिसाब से ही तय किया जाता है। तो इसीलिए भारत की जो समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जो आपकी इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो उसी को टाइम जोन माना जाता है पूरे देश का। देखिए 0 डिग्री पर अगर 12 बजे हैं तो जाहिर सी बात है 82.5 डिग्री को आप अगर निकालेंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं और 82.5 डिग्री का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 330 मिनट आएगा। तो 330 मिनट मतलब 5.5 घंटे। तो यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो भारत में आपके कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे। ठीक, 5:30। लंदन में अगर दिन के 12 बजे हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। लंदन में अगर रात के 12 बजे हैं तो भारत में जो है सुबह के 5:30 बजेंगे। वहीं अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे, जैसे आपका नॉर्थ अमेरिका का टाइम है, तो भाई ये चेंज हो जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे पीछे है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 5.5 घंटे आगे है, पूरब में पड़ता है ना आपका भारत। तो पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है। दूसरा कथन बिल्कुल सही है भाई, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री है वो आपके लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहीं से होकर गुजरती है। दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा बस। अब यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भाई सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की लंबाई जो है किस राज्य में है और सबसे कम किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, राजस्थान में सबसे कम है। वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड से भी जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप भारत के राज्यों के बारे में जान लीजिए। देखिए आपको भी पता है, जम्मू कश्मीर जो होता है 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 वहाँ पर हटा दी जाती है और उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख। इससे पहले जो जम्मू कश्मीर था उसे स्टेट का दर्जा दिया गया था जब एक में था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया तो दोनों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। लद्दाख जो कि पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रदेश है, वहीं जम्मू कश्मीर आपका जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसी तरीके से जम्मू कश्मीर है। जब आपका जम्मू कश्मीर स्टेट था तब आपके 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। तो भाई 29 राज्य में से एक राज्य हट जाएगा, 28 राज्य बचेंगे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो टोटल 2 आपके केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव 26 जनवरी 2020 को जो है एक साथ मर्ज कर दिया जाता है। मतलब ये 2 अलग अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश थे, दमन दीव अलग था, दादरा एवं नगर हवेली अलग था। तो दोनों को 26 जनवरी 2020 को मर्ज कर दिया जाता है, तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। तो वहीं से 9 से उठ करके 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। इस समय की अगर बात करोगे तो 28 राज्य हैं आपके, ठीक, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरी बात करेंगे भाई, भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए भारत में सबसे बड़ा राज्य आपको दिखाई पड़ रहा है, राजस्थान है। राजस्थान के बाद में जिसके पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद में जिसके पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद में जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो आपके उत्तर प्रदेश के पास में है।
तो ये आपके 4 सबसे बड़े राज्य हैं। पांचवा राज्य कौन सा है? देखिए पांचवा राज्य पहले था आपका आंध्र प्रदेश, लेकिन आंध्र प्रदेश आपको पता है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का जो है उद्घाटन हो जाता है, मतलब तेलंगाना राज्य का जन्म हो जाता है आंध्र प्रदेश से ही अलग होकर के। तो आंध्र प्रदेश काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो पांचवा जो सबसे बड़ा राज्य है वो गुजरात है। देखिए जब आंध्र प्रदेश को अलग नहीं किया गया था ना, तो आंध्र प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य था, उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पे आता था। लेकिन जब आंध्र प्रदेश को विभाजित कर दिया गया तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आ गया, वहीं गुजरात आपका 5वें नंबर पे आ गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर बात करें कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य आप देख सकते हैं गोवा। गोवा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम से भी छोटा राज्य गोवा है, लेकिन सिक्किम में गोवा से भी कम जनसंख्या है। तो अगर पूछ ले सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। 16 मई 1975 को जो है इस राज्य का जन्म होता है, इतना मान के चलिए। वहीं गोवा का 30 मई 1987 को होता है। ठीक, आपके यूपी का 24 जनवरी 1950, राजस्थान का 1 नवंबर 1956, मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956। देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा राज्य अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप है। ये आप देख सकते हैं लक्षद्वीप, 36,000 छोटे छोटे द्वीप हैं, 19 से मिलकर के बना है लक्षद्वीप। अब यहाँ पर आप 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। वहीं दूसरा कथन है कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य लक्षद्वीप है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए मैंने आपको बताया भाई, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर आप देखेंगे भारत की भूमि पर, तो वो सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों की बात हो रही है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करेंगे कि सबसे छोटा राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा है, तो वो आपका लक्षद्वीप है। तो टोटल आप देख सकते हैं पहला कथन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सिक्किम जो है वो भारतीय जनसंख्या के मामले में सबसे छोटा राज्य है। वहीं दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य हो जाएगा। तो कौन सा कथन सत्य है? बी सही है आपका, केवल 2 सही है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले भारतीय तट रेखा के बारे में हम जानकारी आपको बता देते हैं। देखिए जो भारतीय तट रेखा है वो टोटल 9 राज्यों से आपकी होकर बनती है, मतलब 9 राज्य जो हैं वो तट रेखा बनाते हैं। तट रेखा का मतलब क्या होता है भाई? जो समुद्र से एक सीमा बनाता है तो उसकी अपनी तट रेखा होती है। अब जिसके पास समुद्र ही नहीं भाई, उत्तर प्रदेश के पास कोई समुद्र नहीं है, मध्य प्रदेश के पास कोई समुद्र नहीं है, छत्तीसगढ़ के पास कोई समुद्र नहीं, तेलंगाना के पास कोई समुद्र नहीं, तो इनके पास तट रेखा नहीं होगी। अगर आप देखते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जिनके पास तट रेखा है, तो गुजरात उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है। गुजरात का आप क्षेत्र देख सकते हैं, काफ़ी जो है ऐसे सर्कल में घुमा हुआ है, तो इसलिए इसके पास सबसे ज़्यादा तट रेखा है। 1600 किलोमीटर की तट रेखा आपके सिर्फ और सिर्फ गुजरात के पास है। वहीं महाराष्ट्र के पास 720 किलोमीटर की तट रेखा है। गोवा इतना छोटा है तो 101 किलोमीटर की तट रेखा इसके पास भी, टोटल 101 किलोमीटर की तट रेखा है। वहीं कर्नाटक के पास 300 किलोमीटर की तट रेखा है, ये आप देख सकते हैं। केरल की बात करें तो केरल के पास में 550 किलोमीटर की तट रेखा आपको देखने को मिलती है। केरल काफ़ी ज़्यादा लंबा है, कर्नाटक से ज़्यादा तट रेखा जो है केरल के पास है। वहीं अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की तट रेखा काफ़ी ज़्यादा लंबी है, 980 किलोमीटर की तट रेखा है। देखिए मैंने आपको बताया था कि भाई गुजरात के पास जो है 1600 किलोमीटर की तट रेखा है, महाराष्ट्र के पास 720 किलोमीटर है, कर्नाटक की बात करें तो 300 किलोमीटर है। ठीक, गोवा की अगर बात करें तो भाई 101 किलोमीटर की तट रेखा है, केरल 550 किलोमीटर की तट रेखा है, तमिलनाडु के पास में 980 किलोमीटर की तट रेखा है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो 970 किलोमीटर की तट रेखा आंध्र प्रदेश के पास में है। वहीं उड़ीसा राज्य के पास अगर हम देखें तो 484 किलोमीटर की है, और पश्चिम बंगाल के पास में भी तट रेखा है 210 किलोमीटर की। वही लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है, तो इनके पास भी जो है तट रेखा है। तो टोटल अगर आप देखते हैं तो 9 राज्यों के पास और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के पास में तट रेखा है, क्योंकि लक्षद्वीप है और साथ में पुदुचेरी आपका ये पड़ जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ जाता है, और दमन और दीव जो आपका यहाँ पे पड़ता है उनके पास। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके पास तट रेखा है और 9 आपके भारतीय राज्य हैं। सबसे लंबी तट रेखा अगर आप देखते हैं तो गुजरात के पास में है। गुजरात के बाद सबसे लंबी तट रेखा आपके तमिलनाडु के पास में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, और उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो महाराष्ट्र के पास है,
और महाराष्ट्र के बाद में अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके केरल के पास सबसे लंबी तटरेखा है। उसके बाद भी अगर आप देखना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्टेट हैं आपके, 484 जो है उड़ीसा है। अब यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। गुजरात के पास 1600 किलोमीटर की तटरेखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। गुजरात के बाद जो है तमिलनाडु के पास 980 किलोमीटर की तटरेखा है और आंध्र प्रदेश के पास 970 किलोमीटर की तटरेखा है। उसके बाद भी अगर आप देखना चाहते हैं तो 720 किलोमीटर की तटरेखा महाराष्ट्र के बाद में है। तो गुजरात पहले नंबर पे होगा, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे आंध्र प्रदेश, चौथे पे महाराष्ट्र। अब देखिए यहाँ पर कुछ जानकारी और भी आप जान लीजिए कि भाई भारत जो है कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। देखिए अगर हम भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा की बात करें तो 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है, जिसमें आपका गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी जो है अब सीमा बनाता है। तो टोटल अगर आप देखते हैं तो 4 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो 106 किलोमीटर की है और इस समय जो है ये वाली जो सीमा है वो पाकिस्तान के कब्जे में है, पीओके में है। वहीं भारत चीन की बात करें तो 3488 किलोमीटर की सीमा है, मतलब भारत पाकिस्तान से ज़्यादा सीमा बनती है भारत चीन के साथ। वहीं भारत नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा होती है। भारत भूटान के मध्य 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। भारत म्यांमार की बात करें तो भारत म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। वहीं भारत बांग्लादेश के मध्य 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको जीरो लाइन कहा जाता है, चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो भारत पाकिस्तान है उनके मध्य कौन से राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। वहीं भारत और चीन के मध्य अगर बात करें तो लद्दाख सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश भी सीमा बनाता है, उत्तराखंड भी सीमा बनाता है। फिर आपका यहाँ से चालू हो जाता है नेपाल, तो नेपाल के साथ में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम भी आपका जो है उत्तराखंड के साथ में सीमा बनाता है। वहीं चाइना के साथ में अरुणाचल प्रदेश भी सीमा बनाता है। अब यहाँ पर आप 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित है। देखिए जो डुरंड रेखा बनती है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य बनती है। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि जो डुरंड रेखा है पहले भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, लेकिन जो पीओके इस समय है वो पाकिस्तान में है, इसीलिए ऐसा माना जाता है भाई डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। वहीं मैकमोहन रेखा की बात करें तो चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन कहा जाता है। रेड क्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के मध्य है, तो ये भी सही है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए, तो तीनों सही हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। भारत जो है भौतिक विविधताओं का देश है, यहाँ लगभग सभी प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, मतलब सभी तरह के स्थल पाए जाते हैं। एक अगर मोटे अनुमान के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल को देखा जाए तो 29.3% भाग पर पर्वत है। मतलब जो भी आपका भारत है, ऐसे मान लीजिए ये भारत है, नक्शा मुझे नहीं आता है, तो यहाँ पर जो पर्वत हैं जैसे आपका हिमालय का पर्वत हो गया या अरावली हो गया या पश्चिमी सह्याद्री वगैरह हो गए, तो 29.3% भाग पर पर्वत ही है और 27.7% भाग पर पठार है। जो भी दक्षिण भारत पड़ता है ना पठार है। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें मुख्यतः याद रखनी है कि भाई जो भारत है उसमें जो पर्वत का क्षेत्रफल है वो 29.3% है। वहीं जो आपका पठार है वो 27.7% है। वहीं अगर बात करें मैदान की तो 43% भाग पर आपका मैदान है। वहीं भू आकृतिक दृष्टि से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। उत्तरी विशाल पर्वत, वहीं उत्तरी विशाल मैदान, मतलब जो आपका उत्तरी विशाल पर्वत है हिमालय वाला, वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये आपका उत्तरी विशाल मैदान पड़ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैदान ही है, मतलब 43% भाग पर मैदान ही है। फिर आपका विशाल पठार पड़ जाता है दक्षिण भारत की तरफ। वहीं तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है या फिर लक्षद्वीप है या पुदुचेरी है, दमन दीव है, ये सारे द्वीप समूह है, तो ये आपके 4th नंबर पे आता है। तो टोटल भारत को भू आकृतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब कथन कारण में बनने वाले हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारत के सर्वाधिक भाग पर विस्तारित है, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो भारत के सर्वाधिक भाग पर विस्तारित है? तो अभी मैंने बताया आपको कि जो पर्वत है, पर्वत कितने % है? 29.3% आपका पर्वत है।
वहीं पठार की बात करें तो पठार आपका 27.7% है। वहीं मैदान की बात करें तो 43% है। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा है वो आपका मैदान है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खादर मैदान का अपेक्षाकृत ऊंचा भाग है जहाँ बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुँचता है। वहीं पंजाब में खादर को बेट कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। जो उत्तरी मैदान का ऊपरी क्षेत्र होता है उसे हम बांगर कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्या कहते हैं, बांगर। वहीं जो उत्तरी मैदान है उसका जो निचला भाग होता है उसे खादर कहा जाता है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे भाई, जो उत्तरी मैदान है उसका ऊपरी क्षेत्र उसे बांगर कहते हैं और निचले वाले क्षेत्र को खादर कहा जाता है। तो बांगर वाला क्षेत्र है, इस भाग में नदियों के बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुंचता क्योंकि ये ऊंचाई वाले क्षेत्र पर है। लेकिन जो निचले क्षेत्र हैं, जो खादर वाले क्षेत्र हैं, वहाँ नदियों का पानी आराम से पहुंच जाता है। तो पहला कथन यही कहा गया कि खादर मैदान का अपेक्षाकृत ऊंचा भाग है। तो खादर ऊंचा भाग नहीं है, खादर नीचा भाग है जहाँ बाढ़ का पानी हर साल नहीं पहुंचता है। तो गलत है भाई, खादर नीचा भाग है, इसीलिए यहाँ पर हर साल बाढ़ का पानी पहुंच जाता है। तो जितने भी बाढ़ प्रभावित आपके क्षेत्र होते हैं वो खादर क्षेत्र में आते हैं। तो पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। पंजाब में खादर को बेट कहा जाता है, मतलब पंजाब का जो खादर वाला क्षेत्र है उसे बेट कहते हैं। ये आपका दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य है, मतलब जहाँ बाढ़ वगैरह आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो यहाँ पर केवल 2 कथन सही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। 2 चीज़ ध्यान रखेंगे भाई, खादर निचला क्षेत्र और बांगर ऊंचा वाला क्षेत्र। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले भारतीय पर्वतों के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। देखिए जो नामचा बरवा है वो आपका भारत का सबसे पूर्वी जो है पर्वत है, 7756 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं फिर कंचनजंगा पड़ जाता है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू, माउंट एवरेस्ट जो आपका पड़ता है नेपाल में पड़ता है, माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर है। अन्नपूर्णा आपका उत्तराखंड में, धौलागिरी, नंदा देवी भी आपका जो है उत्तराखंड में पड़ता है। ये कभी कभी सीरियल में लगाने को आ जाता है, नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर नंदा देवी। फिर आपकी कैलाश श्रेणी आती है और जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी यहाँ पर है। और यहाँ पर देख सकते हैं K2 गाडविन ऑस्टिन आपका पड़ता है, मतलब भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 गाडविन ऑस्टिन है। तो अगर पूछ ले कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आपका कंचनजंगा होगा, क्योंकि जो हिमालय में है वो आपका कंचनजंगा है। ट्रांस हिमालय की बात हो या भारत की ओवरऑल सर्वोच्च चोटी की बात हो तो K2 गाडविन ऑस्टिन होगा। टोटल 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं आपका जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान में पड़ता है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर की है। वहीं उड़ीसा में मलेगिरी चोटी पड़ती है, 1187 मीटर इसकी ऊंचाई है। वहीं जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है। ठीक, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो वो आपकी क्या है, महेंद्रगिरी है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। सेडल पीक आपकी जो है अंडमान निकोबार पे जो सबसे ऊंची चोटी है सेडल पीक है। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो अभी मैंने आपको बताया दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2695 मीटर है। वहीं दोदा बेटा जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 2600 समथिंग मीटर है, लेकिन ये अनाईमुडी से छोटी है। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। आपको पता है भाई भारत आपका ये है, ठीक, तो ये आपका पूर्वी तट पड़ता है, ये आपका पश्चिमी तट पड़ता है। देखिए जो पूर्वी तटीय मैदान है उसकी शुरुआत आपके गंगा नदी के मुहाने से होती है। भाई गंगा नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है हुगली नदी से मिल करके। तो यहाँ से चांदीपुर से स्टार्ट होता है ये मामला पूर्वी तट का, और यहाँ पर जा कर के केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तक रहता है। तो इसके बीच में सब मामला होता है, क्या होता है देखिए व्हीलर द्वीप आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा के पास पड़ता है। वर्तमान में इसका नया नामकरण हो गया अब्दुल कलाम द्वीप। चिल्का झील भी आपका उड़ीसा में पड़ता है, ठीक, पुरी द्वीप भी यहीं पड़ता है। फिर आपका ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक। उत्तरी सरकार तट भी आपका यहीं पे पड़ता है, ठीक, उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मध्य। उत्कल तट आपका उड़ीसा में ही पड़ता है। काकीनाडा आपका आंध्र प्रदेश के पास में पड़ता है। वहीं फॉल्स डीबी पॉइंट की बात करें ये भी आपका आंध्र प्रदेश के पास पड़ता है। गुंटूर के बारे में आपने सुना होगा, यहाँ पे लाल मिर्च बहुत फेमस है, तो गुंटूर है, राजमुंद्री है, वेल्लूर झील है,
विजयवाड़ा है, ये सारे जो आपके क्षेत्र पड़ते हैं ये आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं, आंध्र तट के पास पड़ते हैं। वहीं श्रीहरिकोटा की बात करें तो श्रीहरिकोटा भी यहीं पे पड़ता है। पुलिकट झील पड़ता है। देखिए जो आपका पूर्वी तटीय मैदान, इसे कोरोमंडल तट भी कहा जाता है, चीज़ भी आप ध्यान रखना हो। भारत का सबसे लंबा बीच आपका मरीना बीच चेन्नई के पास पड़ता है, ठीक। तो कभी क्वेश्चन आ जाए भाई भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा है, तो मरीना बीच है। महाबलीपुरम बीच आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कराईकल पुदुचेरी पड़ता है। पाक जलडमरू मध्य आपका इधर आपका जो है श्रीलंका है, तो इसीलिए पाक जल संधि इसके मध्य पड़ती है। कच्चा तीप द्वीप या प्रवाल द्वीप यहीं पे पड़ता है। तुतीकोरिन, ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो भी आपका पूर्वी तटीय मैदान है ये पश्चिमी तटीय मैदान से चौड़ा है। चौड़ा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो है नदियाँ अपना ला करके डेल्टा बनाती हैं। जैसे गोदावरी नदी का डेल्टा है, ठीक, महानदी का डेल्टा है, कृष्णा नदी का डेल्टा है, वहीं कावेरी नदी का डेल्टा है। तो बहुत सारी नदियाँ ला करके जो है अवसाद जमा करती रहती है, इसलिए पश्चिमी तट से ज़्यादा पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। मतलब पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तट से ज़्यादा चौड़ा है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वहीं अगर आप देखेंगे पश्चिमी तटीय मैदान को, आप देख लीजिए तो पश्चिमी तटीय मैदान आपका गुजरात से स्टार्ट हो जाता है और दादर एवं नागर हवेली भी पड़ता है यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान पे। थाना मुंबई, कोंकण तट, कोंकण तट आपका वहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। वहीं रत्नागिरी की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में पड़ती हैं, कोंकण तट पे ही पड़ती हैं। गोवा है, पणजी, करवाड़, ठीक, जुआरी नदी यहाँ पे पानी गिरा रही, काली नदी है, शरावती नदी है, मांडवी नदी अपना पानी गिरा रही है, गोवा में मांडवी नदी गिराती है अपना पानी। वहीं कनारा या कन्नड़ तट आपका कर्नाटक वाले तट को कहा जाता है। मंगलोर या फिर नेत्रावती तट आपका कहाँ पड़ता है, कर्नाटक और केरल के मध्य पड़ता है। मालाबार तट आपका केरल में पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। कोट्टायम आपका हो गया, वेम्बानाड झील भी आपकी केरल में पड़ती है, अलेप्पी झील यहीं पड़ती है, एर्नाकुलम, कोचीन, तिरुवनंतपुरम जो आपका पड़ता है, भारतीय राज्य की दक्षिणतम राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कोलम, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी आपका सबसे दक्षिणतम पॉइंट है आपके भारतीय मुख्य भूमि का। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। तो अभी मैंने बताया भाई जो पूर्वी तटीय मैदान है यहाँ पर बहुत सारे डेल्टा बनते हैं। कावेरी नदी का डेल्टा है, कृष्णा नदी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, तो इसीलिए पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं पूर्वी तटीय मैदान में चिल्का झील और पुलिकट झील दो बड़े बड़े अनोखे लेगून झील हैं। तो दूसरा कथन भी सत्य है, क्योंकि चिल्का आपका उड़ीसा में पड़ता है, पुलिकट आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही, दोनों सही हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप जानते हैं, उत्तरी अंडमान पड़ता है, सिडल पीक इसकी सबसे ऊंची चोटी है। टोटल अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सिडल पीक ही है, और ये पड़ती कहाँ पे, उत्तरी अंडमान में पड़ती है। साउंड द्वीप भी यहीं पे पड़ता है। फिर मध्य अंडमान जो आपका होता है, तो मध्य अंडमान के पास में जब पूरब में जाएंगे तो एक मिलेगा बैरन द्वीप, और ये जो है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। मतलब यही एक ऐसी ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये हिमालय का ही भाग है। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह उत्तर पूर्वी हिमालय जो आपका है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा वाला, तो उसका नीचे जो क्षेत्र आया है ना, फिर नीचे बीच में पानी भर गया, फिर उभर आया, तो ये हिमालय का ही एक तरह से क्षेत्र है और उसी का विस्तार है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर जो आपका है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, तो ये दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। माउंट मणिपुर जो पड़ता है ये भी दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। डेक्कन पास जो पड़ता है वो आपका दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य पड़ेगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है बैरन द्वीप भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। वहीं दूसरा कथन है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रायद्वीपीय भारत का बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए अभी मैंने बताया भाई बैरन द्वीप जो है वो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं दूसरा कथन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रायद्वीपीय भारत का बंगाल की खाड़ी में विस्तार है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये मान के चलिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का नहीं, हिमालय का बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल एक सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए थोड़ी जानकारी आप लक्षद्वीप समूह के बारे में जानकारी जान लीजिए।
देखिए लगभग 36,000 द्वीप हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह में, और इसमें चेरबानोजी प्रवाल है, ब्रिजगोर प्रवाल है, बिन्ना द्वीप है, चटलट द्वीप है, किल्तान द्वीप, कुडमात द्वीप, सेंड कवारत्ती, अमीनी द्वीप है, आंद्रोथ द्वीप जो है ये भी यहीं पे पड़ती है। वहीं कावरत्ती द्वीप जो इसकी राजधानी है, सुहेली है, कन्नौर द्वीप है, अगारी द्वीप है। तो ये सारे द्वीप कहाँ पड़ते हैं? लक्षद्वीप द्वीप समूह में पड़ते हैं। केरियम द्वीप, कल्पेनी द्वीप। अब लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के मध्य जो चैनल बनता है वो 9 डिग्री चैनल बनता है। वहीं मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो चैनल बनता है वो 8 डिग्री चैनल बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है लक्षद्वीप समूह के द्वीप मुख्यतः प्रवाल द्वीप हैं। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं दूसरा कथन है 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय के मध्य स्थित है, गलत हो जाएगा। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य जो चैनल बनता है वो 9 डिग्री चैनल बनता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो केवल 2 सही नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत की स्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है भारत की स्थिति के बारे में कि 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है नीचे से और फिर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है, क्योंकि अक्षांश रेखा ऐसे होती है। ठीक, वहीं जो देशांतर रेखा की बात करोगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक होता है, क्योंकि 0 डिग्री के इधर जब आप आएंगे तो पूर्वी देशांतर रेखाएं ही मिलेंगी। अक्षांश रेखा आपकी उत्तरी अक्षांश रेखा ही होंगी, क्योंकि 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर जब जाएंगे तो उत्तरी अक्षांश रेखा मिलेंगी। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक आपका जो है विस्तार है अक्षांश रेखा में, और वहीं देशांतर रेखा में देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत का उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम का विस्तार अधिक है। देखिए उत्तर से दक्षिण जो आपका विस्तार पड़ता है टोटल, अगर आप देखते हैं ना उत्तर से दक्षिण, तो ये आपका 3214 किलोमीटर है। ठीक, 2933 किलोमीटर है आपका पूर्व से पश्चिम। तो भारत का उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व से पश्चिम का विस्तार अधिक है। तो पूर्व से पश्चिम का विस्तार कहाँ अधिक है? गलत हो जाएगा। दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत है। कभी भी ज्योग्राफी में क्वेश्चन फंसता है ना तो चित्र वगैरह मन में बना लीजिए। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण का विस्तार अधिक है, न कि पूर्व से पश्चिम का। तो यहाँ पर केवल एक सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा बस। यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो जो सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है वो आपका उत्तर प्रदेश है। टोटल 8 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। उत्तराखंड है, हिमाचल है प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के साथ भी ये सीमा साझा करता है। तो टोटल 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ में सीमा साझा करता है। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य द्वारा पृथक होता है। वहीं दूसरा कथन है कि समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जैसे आपका ये भारत है और यहाँ पर श्रीलंका पड़ता है, तो इस जगह पे पड़ता है पाक जलडमरू मध्य। ये आपका क्या है? इंडिया है, हमारा प्यारा भारत, और ये आपका श्रीलंका है। तो इसके मध्य में आपका पाक जलडमरू मध्य पड़ेगा। तो समुद्र पार भारत का जो सबसे निकटतम देश है वो आपका श्रीलंका ही है। तो ये कथन भी सत्य है, मतलब पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही? दोनों सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले थोड़ी जानकारी आप चट्टानों के बारे में जान लीजिए। देखिए चट्टानों का निर्माण होता है ना वो 2 तरीके से होता है। एक तो अग्नि चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होता है। दूसरी तरह की जो चट्टानें होती हैं वो अग्नि चट्टानों से ही बनती हैं, मतलब अग्नि चट्टानों में रूपांतरण हो गया, अपरदन हो गया, तो उससे बनती हैं। देखिए चट्टानों का काम क्या होता है? चट्टानों में बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। देखिए भारत की अगर भूगर्भिक संरचना देखेंगे तो उसमें प्राचीनतम और नवीनतम दोनों तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। अगर आप प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं तो आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलेंगी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्राचीन हैं। वहीं नवीनतम जो आपकी चट्टानें पाई जाती हैं क्वार्टनरी युग की पाई जाती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानों की बात सबसे पहले कर लेते हैं। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें होती हैं वो जब पृथ्वी बहुत ज़्यादा तप थी, मतलब बहुत ज़्यादा जल रही थी, तो उसके ठंडा होने पर जो चट्टानें बनी वो आपकी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई गई।
और इनका जो निर्माण हुआ है वो कैम्ब्रियन युग में हुआ है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे भाई, आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण कब होता है, तो कैम्ब्रियन युग में होता है। देखिए जो ये आपका उत्तर भारत है, ये आपका नवीनतम भारत है, और जो आपका ये सारी चीज़ें, ये प्लेट है, ये आपकी प्राचीनतम भारत में आती है। इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 हिस्सा, मतलब 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, तो 2 वर्ग किलोमीटर आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें ही आपको मिलेंगी प्रायद्वीपीय भारत में। आर्कियन को आदिकल्प चट्टान भी कहा जाता है, चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। आर्कियन क्रम की चट्टानों में आपको बंगाल निस, क्योंकि बंगाल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर बंगाल निस मिलेगा, वहीं बुंदेलखंड निस भी आपको मिलेगा इस वाले क्षेत्र में, और नीलगिरी निस आपको जो मिलता है ये आपके दक्षिण भारत में मिलता है। जो आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान है, इसमें लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना जैसी जो धात्विक खनिजें हैं ये पाई जाती हैं। और ये आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको पता ही भाई कहाँ पे मिलेंगी, ये आपका जो क्षेत्र पड़ता है उड़ीसा, झारखंड, छोटा नागपुर का क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ मिलेंगी। ये आपका जो क्षेत्र पड़ता है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र पड़ता है, ये आपका क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश, और कुछ जगह पे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कह लीजिए, वहाँ पे आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। देखिए जब आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं उनका अपर्दन होता रहता है और निक्षेपण होता रहता है, तो वो बन जाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो ये आपकी धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। अगर परतदार चट्टानों में देखोगे तो ये सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। अरावली जो पर्वत है उसका निर्माण आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही हुआ है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अरावली जो है प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो प्रकट रूप में सबसे पहले बाहर आती हैं वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले से आती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ जिला होता है कर्नाटक में, वहीं से इनका उद्गम होता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है कर्नाटक के धारवाड़ जिले, साथ में बेल्लारी जिला है, वहीं तमिलनाडु के नीलगिरी और मदुरई में भी इनका कुछ हिस्सा मिलता है। वहीं छोटा नागपुर पठार के पास भी आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलेंगी। साथ में मेघालय का जो पठार पड़ता है वहाँ भी आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलेंगी। मिकिर की पहाड़ियाँ भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही हैं। दिल्ली श्रेणी जो आपकी पड़ती है वो भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ही पड़ती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों को देखने को मिलता है। देखिए जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपर्दन होता रहता है तो उनसे बनती हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। मतलब आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपर्दन हुआ तो धारवाड़ क्रम की बनी, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपर्दन हुआ तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। भाई धारवाड़ क्रम की चट्टान सबसे ज़्यादा प्राचीन परतदार चट्टान है, वहीं कुडप्पा क्रम की चट्टान भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से ही बनी है, तो ये भी परतदार चट्टान में आएगी क्योंकि इनका जन्म भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से होता है। देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में और राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक में भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और एस्बेस्टास और हीरे भी मिलते हैं, मतलब कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। वहीं आप गोंडवाना चट्टानों के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। भाई गोंडवाना चट्टानें जो होती हैं, देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से जूरेसिक युग के मध्य में हुआ था। इन चट्टानों में जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं, मतलब जीवों के अवशेष मिलते हैं। इसीलिए इन चट्टानों से जो मुख्य रूप से मिलता है बलुका पत्थर मिलता है, चीका मिट्टी मिलती है और 98% कोयला जो होता है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है, क्योंकि जूरेसिक युग से संबंधित है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जीवों का जो मृत अवशेष होता है उसी से जो है आपका कोयला वगैरह बनता है। तो 98% जो कोयला होता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही पाया जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। गोंडवाना चट्टानें कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो दामोदर घाटी में मिलती हैं और आपके महानदी घाटी में, महादेव पहाड़ी में, वहीं जो है दार्जिलिंग में भी जो पाई जाते हैं गोंडवाना चट्टानें पाई जाती हैं। कश्मीर में भी कुछ क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। असम में भी जो है इसका कुछ रूप पाया जाता है। अब देखिए दक्कन ट्रेप के बारे में समझ लीजिए। दक्कन ट्रेप जो होता है वो क्रिटेशियस युग में जो है बना है, ठीक। दक्कन ट्रेप की जो आकृति है वो सीढ़ीदार है और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्र में है और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी आता है। देखिए आप इंदौर वाला क्षेत्र है, तो 3 जगह पर दक्कन ट्रेप मिलता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। अधिकांश क्षेत्र इसका महाराष्ट्र में ही पड़ता है। इसमें ज़्यादातर आपका बॉक्साइट मिलता है और अर्धमूल्य पत्थर पाए जाते हैं, क्वार्टज पाए जाते हैं। इन्हीं चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का जो है उद्भव होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे।
मतलब दक्कन ट्रेप के अपरदन से ही जो काली मिट्टी पैदा होती है। अब देखिए विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में और टर्सरी चट्टानों के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि 2 ही बची हैं। जो विंध्यन क्रम की चट्टानें, इनका जो नामकरण होता है विंध्य पर्वत के ऊपर होता है। अगर विंध्यन क्रम की चट्टानों की बात करें तो ये चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर के बिहार के सासाराम तक जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी। ये भी परतदार चट्टान है और इनका निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। इसमें चूने का पत्थर जो है मुख्य रूप से मिलता है, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कापर क्ले, ये सारी चीज़ें आपको विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलती हैं। वहीं आपके आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्र में भी आपको विंध्यन चट्टानें कुछ मात्रा में देखने को मिलती हैं। अब देखिए टर्सरी चट्टानों के बारे में भी जान लीजिए। देखिए टर्सरी क्रम की चट्टानों का निर्माण जो होता है इयोसिन युग में होता है। युग की बात हम करेंगे, देखिए जो विश्व भूगोल का लेक्चर आएगा उसमें सारे युग की बात की जाएगी। टर्सरी जो चट्टानें होती हैं ये आपके इयोसिन युग से लेकर के प्लायोसिन युग के बीच इनका निर्माण हुआ है। जो भी टर्सरी चट्टानें मुख्य रूप से हिमालय वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है, आप देख सकते हैं। सारी चट्टानों के बारे में आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया। अभी जो है अगला क्वेश्चन करें उससे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में समझ लीजिए। देखिए जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इनका निर्माण मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, इसीलिए इन्हें अवसादी चट्टानें कहा जाता है। क्योंकि जो अग्नेय चट्टानें होती हैं, मूल चट्टानें होती हैं, उसके बाद जो उनके रूपांतरण से बनती है वो अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, सबसे बड़ी खासियत इनकी यही है। अरावली पर्वतमाला जो कि विश्व में सबसे प्राचीन वलित पर्वतों में है, तो इसका निर्माण भी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ और शिमोगा जिले में पाई जाती है, मैंने बताई थी आपको। अब यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, दूसरा कथन भी सत्य है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में जान लीजिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया भाई, जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से होता है और ये अवसादी चट्टानें हैं। आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में इस क्रम की चट्टानें जो हैं अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में विस्तृत रूप से पाई जाती हैं। तो इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे भाई, आंध्र प्रदेश में ऐसी कौन सी चट्टानें हैं जो अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में विस्तृत हैं। या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि अर्धवृत्ताकार क्षेत्र में जो विस्तृत चट्टानें हैं उन्हें कौन सी चट्टानें कहा जाता है, तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें कह लो, कडप्पा कह लो, कुछ भी कह लो। ये चट्टानें बलुआ पत्थर के लिए, चूना पत्थर, एस्बेस्टास, संगमरमर की चट्टानों के लिए प्रसिद्ध हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें राजस्थान में भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आप करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। देखिए जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं उनका जो निर्माण होता है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से होता है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं दूसरा कथन है कि कर्नाटक के कडप्पा जिले की क्रम की चट्टानें अर्धवृत्ताकार विस्तृत रूप में पाई जाती है, इसलिए इनका नाम कडप्पा रखा गया है। तो कर्नाटक यहाँ पर गलत दे रखा है। आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र होता है वहाँ पर अर्धचंद्राकार रूप में जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो यहाँ एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर पहला कथन ही सत्य है, दूसरा असत्य हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं केवल एक ए राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए अगला क्वेश्चन करें, उससे पहले विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में जान लीजिए। देखिए जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण कडप्पा क्रम की चट्टानों के अवसादों के निक्षेपण से हुआ है और ये भी अवसादी चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्मों के प्रमाण पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जीवाश्म पाए जाते हैं। कैमूर वाला जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर जो विंध्यन क्रम की चट्टानें उसमें जीवाश्म के प्रमाण पाए गए हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें जो होती हैं मालवा पठार, सोन घाटी, बुंदेलखंड आदि प्रदेशों में पाई जाती हैं। ठीक, मध्य प्रदेश की पन्ना की खान और कर्नाटक की गोलकुंडा की खानें जहाँ से हीरा प्राप्त हुआ, ये सब विंध्यन क्रम की चट्टानों में आती हैं। जैसे पन्ना वन्ना मिलता है ना, वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है। वही गोलकुंडा से जो कोहिनूर निकला वो भी विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही निकला था। देखिए जो लाल किला आपका बना है, जामा मस्जिद है, सांची स्तूप है, बहुत सारे जो ऐतिहासिक इमारत हैं इनका निर्माण इस संरचना में पाई जाने वाली लाल बलुआ पत्थर की चट्टानों से होता है। तो लाल बलुआ पत्थर किस क्रम की चट्टानों में मिलता है? विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है।
इसके अलावा विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, डोलोमाइट, ये सारी चीज़ें भी मिलती हैं। और चूने का पत्थर आपको पता है भाई, सीमेंट उद्योग का मुख्य जो आधार है वो आपका चूने का पत्थर ही है। अब यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला कथन क्या है कि विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये अवसादी चट्टानें हैं क्योंकि इनका निर्माण कुडप्पा चट्टानों के पश्चात अवसादों के निक्षेपण से हुआ है। दूसरा कथन है कि इन चट्टानों में जीवाश्मों के प्रमाण पाए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से होता है। वहीं विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा चट्टानों के अवसाद और निक्षेपण से होता है और ये अवसादी चट्टान है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। इन चट्टानों में जीवाश्मों के प्रमाण पाए गए हैं, बिल्कुल पाए गए हैं। जो आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों में केमूर वाला क्षेत्र पड़ता है ना, केमूर क्रम की चट्टानें मिलती हैं, वहाँ पर जो है कार्बनिक पदार्थों के उपस्थिति दर्ज की गई है। वनस्पतिक जीवन के कुछ संकेत भी मिले हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में जान लीजिए। जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इनका निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के बीच होता है। गोंडवाना शब्द की जो उत्पत्ति है मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर हुई है। मतलब गोंडवाना शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो मध्य प्रदेश का गोंड जो जनजाति भी होती है तो वहाँ से होती है। गोंड क्षेत्र भी है, गोंड जनजाति भी है। भारत का अधिकांश कोयला जो होता है 98% कोयला आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। होता क्या है कि कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण होता है और इन्हीं दरारों के सहारे भूमि के धंसने से बेसिन नुमा गर्तों का निर्माण होता है। और इन्हीं गर्तों में जब वनस्पति दब जाती हैं, मतलब जीव जंतु वनस्पति सब चीज़ उसमें दब जाती हैं दरारों में, तो ताप और दाब की क्रिया से कोयले का भी निर्माण होता है। भारत में जो कोयला है दामोदर घाटी में, सोन घाटी में, महानदी, गोदावरी, वर्धा आदि नदी घाटियों में पाया जाता है। 98% कोयला आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। अब यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि इन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। तो पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें होती हैं इनका निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के बीच हुआ है। प्री कैम्ब्रियन काल आपका बहुत ही पहले पड़ जाएगा। यह चट्टानें जैविक खनिज की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य है, क्योंकि जो आपका कोयला है या फिर बलुका पत्थर है, चीका मिट्टी, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। जैविक खनिज की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले दक्कन ट्रेप के बारे में सारी चीज़ें आप जान लीजिए। दक्कन ट्रेप जो आपका पड़ता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई दक्कन ट्रेप मतलब महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र। देखिए, होता क्या है कि मीसोजोइक युग होता है, उसका अंतिम काल चल रहा होता है, तो उसमें प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, जिसके उद्गार से लावा उत्पन्न होता है और इसी लावा से जो है दक्कन के पठार की आकृति का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रायद्वीपीय भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको पता है 32 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग आपका क्षेत्रफल है, जो उसमें से प्रायद्वीपीय भारत में 5 लाख वर्ग किलोमीटर में दक्कन ट्रेप फैला हुआ है। देखिए, जो दक्कन ट्रेप है वो मुख्य रूप से जो है आपके महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। उसमें भी ज़्यादातर पार्ट आपका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। दक्कन ट्रेप की चट्टानें काफ़ी कठोर होती हैं, किंतु दीर्घकाल से इनका कटाव होता रहा है और इसी कटाव से इनका चूर्ण बना और उसी से काली मृदा का निर्माण हुआ। तो काली मृदा को काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी और लावा मिट्टी भी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि दक्कन ट्रेप लावा से बना है और उसी लावा के निक्षेपण और अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण होता है। रेगुर और कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि दक्कन ट्रेप का निर्माण मीसोजोइक युग के अंतिम काल में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। जो मीसोजोइक युग था उसी का अंतिम टाइम पीरियड चल रहा था, उसी में ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उससे लावा निकलता है और लावा जम जाता है, उसी से दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। दक्कन ट्रेप की चट्टानें जो होती काफ़ी कठोर होती हैं, लेकिन दीर्घकाल में इनमें कटाव होता रहता है और जिससे जो है छीड़ होती रहती हैं और फिर रवेदार बन जाती हैं और इसी से काली मिट्टी का निर्माण भी होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो भाई दोनों सही है, पहला भी सही दूसरा भी सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो टर्शियरी समूह की चट्टानें इनका निर्माण जो होता है
इयोसिन युग से स्टार्ट होता है और प्लायोसिन युग तक माना जाता है। भारत के लिए इस युग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस समय भारत ने अपने वर्तमान रूप को धारण कर लिया था। जाहिर सी बात है, हिमालय बन गया तो हिमालय पर ही टर्सरी समूह है, तो भारत का विस्तार हो चुका था। इसके अलावा टर्सरी महाकल्प ने भारत को 2 भौतिक प्रदेश भी प्रदान किए, एक प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा हिमालय पर्वत। इस महाकल्प ने भारत की चट्टानों और वनस्पतियों में काफ़ी परिवर्तन किए। 26 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, टर्सरी समूह की चट्टानों का निर्माण काल प्लेस्टोसीन युग से लेकर होलोसीन युग तक माना जाता है। दूसरा कथन है कि टर्सरी युग में भारत ने अपने वर्तमान रूप को धारण कर लिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, टर्सरी समूह की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि इसका निर्माण जो होता है इयोसिन युग से लेकर के प्लायोसिन युग तक माना जाता है, तो पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। देखिए, टर्सरी महाकल्प में भारत ने अपना स्वरूप धारण कर लिया था, सही है, क्योंकि जो है टर्सरी समूह आपका हिमालय क्षेत्र में ही पाया जाता है। दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए, अगला क्वेश्चन करें उससे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में अच्छे से सारी चीज़ें आप समझ लीजिए। देखिए, जो सिंधु नदी आपकी है वो कहाँ से निकलती है, सबसे पहले ये जानिए। मानसरोवर झील आपका जो पड़ता है कैलाश पर्वत में, वहाँ पर एक जगह है, उसका नाम है बोखरचू। बोखरचू आपका एक तरह का हिमनद है और वहीं से निकलती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी आप देख सकते हैं इस तरीके से जाती हुई जो है ये भारत में बहती है, उसके बाद पाकिस्तान में चली जाती है। और सिंधु नदी अभी विवाद भी हुआ है, आपने देखा है सारी चीज़ें। वहीं अगर सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी आपकी राकसताल झील से निकलती है। वहीं रावी की अगर बात करें तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। चिनाब की बात करें तो बारालाचा दर्रा है, वहाँ से निकलती है, ठीक। वेरी नाग झील से आपकी झेलम नदी निकलती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी आप देखेंगे, जैसे 2 नदियों के बीच जो भूमि बनती है ना, उसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आपकी रावी नदी बह रही है और चिनाब बह रही है, तो इसके बीच जो भूमि है इसे आप क्या कहेंगे, दोआब कहेंगे। वहीं सतलज और रावी के बीच की जो भूमि है इसे भी दोआब कहा जाएगा। मतलब 2 नदियां हैं, उनके बीच जो भी भूमि होती है उसे दोआब कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा गंगा नदी और यमुना नदी का दोआब क्षेत्र, कृष्णा गोदावरी का दोआब क्षेत्र, उसी तरीके से रावी सतलज का दोआब है, चिनाब रावी का दोआब है। तो यहाँ पर देख लीजिए, विष्ट दोआब जो कहा जाता है ब्यास सतलज के मध्य जो जमीन पड़ती है उसको कहा जाता है विष्ट दोआब। ये आपकी ब्यास नदी है, ठीक, यहाँ पे लिखा नहीं, तो ब्यास नदी ये आपकी है और ब्यास और सतलज के मध्य जो जमीन ये पड़ती है इसे हम कहते हैं विष्ट दोआब। देखिए, विष्ट दोआब आपका हो गया, ब्यास और सतलज के मध्य जो भूमि पड़ती है उसे विष्ट दोआब कहते हैं। वही बारी दोआब जो पड़ता है ब्यास और रावी के मध्य पड़ता है, ये रावी नदी है, ये ब्यास है, तो इसके मध्य जो भूमि पड़ रही है उसे हम बारी दोआब कहते हैं। वहीं रचना दोआब की बात करें तो रावी और चिनाब के मध्य जो भूमि है उसे हम रचना दोआब कहते हैं। चाज दोआब जो पड़ता है चिनाब और झेलम के मध्य पड़ता है, ये आपकी चिनाब नदी और ये आपकी झेलम है, तो इनके मध्य जो भूमि पड़ रही है इसे कहते हैं चाज दोआब। वहीं सिंध सागर दोआब झेलम और सिंधु के मध्य की भूमि को कहा जाता है। ये आपकी झेलम नदी, ये आपकी सिंधु नदी है, तो इसके बीच में जो भूमि पड़ रही है इसे कहा जाता है झेलम सिंधु के बीच में सिंध सागर दोआब। अब देखिए, सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ इनको आप देख लीजिए। देखिए, जैसे आपकी श्योक नदी है, ये सिंधु की सहायक नदी है, और नुब्रा जो है वो श्योक की सहायक नदी है। कभी क्वेश्चन में आ जाए नुब्रा किसकी सहायक नदी है, तो श्योक नदी की सहायक नदी है नुब्रा, और श्योक नदी किसकी सहायक नदी है, वो है सिंधु नदी की। वही जो गिलगिट एक नदी है तो ये भी सिंधु की सहायक नदी है। काबुल जो नदी है ये भी सिंधु की सहायक है, लेकिन स्वात जो नदी है ना, ये अफगानिस्तान की नदियाँ हैं, तो स्वात नदी काबुल की सहायक है और काबुल सिंध की सहायक है। वहीं सोहन नदी भी जो है वो भी सिंध की सहायक नदी है। कुर्रम जो आपकी नदी है ये तोची की सहायक, और तोची नदी आपकी सिंध की सहायक है। गोमल नदी जो है वो आपकी सिंध की सहायक है, और गोमल में कंदर नदी और झोब नदी आकर के मिल जाती हैं। अब देखिए, जो आपका पंजाब क्षेत्र पड़ता है तो पंजाब कहा क्यों जाता है। देखिए, पंचनद जो 5 नदियाँ होती हैं वहाँ से बहती हैं पंजाब से, इसीलिए उसे पंजाब कहा जाता है। देखिए, जो पंचनद नदियाँ हैं जिसमें सतलज आती है, ठीक, सतलज नदी आती है, रावी आती है, चिनाब आती है, झेलम आती है, और साथ में एक आपकी नदी आती है ब्यास यहाँ पे। तो टोटल 5 नदियाँ आती हैं पंचनद में, और ये जाकर के सिंध में मिल जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी समझेंगे आप कि भाई जो झेलम नदी है वो चिनाब की सहायक नदी है। ये आप देख सकते हैं, झेलम नदी आती है यहाँ से, वेरी नाग झील से निकली और यहाँ आकर के चिनाब नदी में मिल गई।
वहीं रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से रावी भी निकलती है, ब्यास भी निकलते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ गए होंगे भाई, जो आपकी झेलम नदी है और जो रावी नदी है वो चिनाब की सहायक नदी है, और चिनाब नदी जाकर के सिंध नदी में मिल जाती है। वहीं सतलज की जो सहायक नदी है वो आपकी ब्यास सहायक नदी है, और सतलज भी सिंध नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब, झेलम, ये 5 नदियां हैं जो जा करके सिंध नदी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलती हैं। अगर कल को क्वेश्चन आ जाए भाई झेलम नदी, रावी नदी किसकी सहायक नदी, चिनाब नदी, इतना आप ध्यान रखेंगे। राक्षस ताल झील से सतलज नदी निकलती है, इसे राक्षस ताल झील भी कहा जाता है। सतलज नदी का जो प्रारंभिक नाम था पुराणों में उसे सतुद्री कहा जाता है, सतुद्री, इतना आप ध्यान रखेंगे। सिंधु नदी के बारे में थोड़ी जानकारी आप लोग और भी जान लीजिए। सिंधु नदी प्रणाली जो है वो टोटल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। भारत में जो इसका आकार है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर तक है। इसकी कुल लंबाई अगर देखी जाए तो 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ 1114 किलोमीटर ही इसकी लंबाई है। मतलब भारत में जितना ये बहती है वो 1114 किलोमीटर में ही बहती है। ये तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रृंखला से बोखारचू नामक ग्लेशियर से निकलती है, और बोखारचू ग्लेशियर जो है उसकी ऊंचाई अगर देखोगे तो 4164 मीटर है। तिब्बत में इसे सिंघी खमवा या शेर का मुंह के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो आपकी सिंधु नदी बहती है ना वो लद्दाख और जास्कर के मध्य बहती है। तो ये आप समझ के चलेंगे भाई। सबसे जो आपका उत्तरी पड़ता है काराकोरम श्रेणी पड़ता है, फिर आपकी जो है लद्दाख श्रेणी, फिर आपकी जास्कर। तो सिंधु नदी जो है लद्दाख और जास्कर सीमा के बीच उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है, और ये लद्दाख और बल्टिस्तान के माध्यम से गुजरती है। यह लद्दाख सीमा को पार करते हुए जम्मू कश्मीर गिलगिट के पास एक गार्ज का निर्माण भी ये करती है। अब यहाँ पर आप 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि यह तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला से बेखारचू नामक ग्लेशियर के पास तिब्बती क्षेत्र से निकलती है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है भाई। जो तिब्बत में कैलाश पर्वत है और वहाँ पर एक बोखारचू नामक ग्लेशियर है जिसकी ऊंचाई लगभग जो है 4164 मीटर है, तो वहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में 1114 किलोमीटर ही अपना रास्ता तय करती है, और टोटल अगर इसका एरिया देखोगे तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है जो ये बहती है, लेकिन भारत में 3,21,289 वर्ग किलोमीटर ही इसका क्षेत्र है। यह तिब्बत में सिंधी खंबा या शेर का मुंह के नाम से जानी जाती है। तो दूसरा कथन भी आपका सत्य है, क्योंकि सिंघी खम्बन नाम से तिब्बत में सिंधु नदी को जाना जाता है, और सिंघी खम्बन का मतलब ही होता है शेर का मुंह। तो पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। वूलर झील के माध्यम से कौन सी नदी बहती है। देखिए आपकी जो झेलम नदी है, झेलम नदी सिंधु नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। वैसे डायरेक्टली ये जो है सिंधु में नहीं मिलती है, ये चिनाब में मिलती है झेलम नदी, और चिनाब नदी मिलती है आपकी सिंधु नदी में। जैसे आपकी ये जो चिनाब नदी बहरी नाग झील से ऐसे निकलती है, ठीक, और यहाँ पर चिनाब नदी बह रही तो यहाँ जा कर के मिल जाती है। ये जो आपकी झेलम नदी है वो वूलर झील पड़ता है जम्मू कश्मीर में, तो उसमें आके मिलती है और वहाँ से फिर से बहती है। और तो ये मान के चलिए कि वूलर झील के माध्यम से आपकी झेलम नदी बहती है। तो यहाँ पर वही पूछा गया भाई वूलर झील के माध्यम से कौन सी नदी बहती है, तो सिंपल सी बात है झेलम नदी बहती है। झेलम नदी चिनाब में कहाँ पे मिलती है, तो पाकिस्तान में एक जगह है उसका नाम है झांग। तो झांग नामक जगह पे झेलम नदी चिनाब से मिल जाती है, और चिनाब आपके सिंध नदी में मिलती है। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ उनकी भी बात कर लेते हैं। सिंधु नदी की अगर सहायक नदी की बात करोगे तो श्योक नदी आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी यही है भाई। आपकी जो सिंधु नदी ऐसे निकलती है, ऐसे निकली आपकी कैलाश मानसरोवर से, इस तरीके से जा रही है, तो श्योक नदी आकर के इधर से मिल जाती है, ठीक। तो ये दाहिने किनारे से मिलती है। उसके बाद में आपकी गिलगिट भी आपके दाहिने किनारे से मिलती है। जास्कर नदी भी आपके दाहिने किनारे से मिलेगी। हुंजा, नुब्रा जो मिलती है वो आपकी श्योक में मिलती है, और श्योक जा कर के सिंधु नदी में मिलती है। तो इनडायरेक्टली जो है वो सिंधु की सहायक है, लेकिन डायरेक्टली देखोगे तो नुब्रा नदी श्योक की सहायक नदी है। सीगर, गस्टिंग, द्रास नदी भी आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी के दाहिने किनारे से मिलने वाली और भी जो नदियां आपकी, जैसे खुर्रम नदी है, तोची नदी है, गोमई नदी है, वीवो है,
संगर है, जैसे गोमल को गोमयी कहा जाता है, ठीक। वहीं अगर बाएं तरफ से देखोगे तो बाएं तरफ से आपकी सोहन नदी मिलती है, चिनाब मिलती है, सतलज मिलती है, तो ये भी आप समझ के चलेंगे। यहाँ पर पूछा गया है भाई सिंधु नदी की सहायक नदी हैं, कौन कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। इसमें ये नहीं कहा गया कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये पूछा है कि भाई सहायक नदी कौन सी है। तो नुब्रा आपको पता है श्योक की सहायक नदी है, तो नुब्रा भी सिंधु नदी की सहायक नदी मानी जाएगी। तो पहली आपकी नुब्रा एकदम सही है। वहीं अगर बात करें श्योक नदी की, तो भाई श्योक तो मिलती है, क्योंकि नुब्रा नदी श्योक में मिलती है, श्योक नदी सिंधु में मिलती है। वहीं अगर बात करें सुबनसिरी नदी की, तो सुबनसिरी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, नुब्रा और श्योक, यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर कल को क्वेश्चन आपका आ जाए भाई उत्तर से दक्षिण का क्रम बताइए जो आपका नदी तंत्र है सिंधु नदी का, अगर उसमें सिंधु नदी दे रखा है तो सिंधु नदी आपका सबसे उत्तर में है। उसके बाद में नदी देखेंगे तो झेलम नदी आपकी उत्तर में है, उसके बाद चिनाब है, फिर रावी है, फिर सतलज है, ठीक। तो ये वाला क्रम इसमें होने वाला है। अब 30 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित नदियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। अभी मैंने बताया सिंधु नदी सबसे ऊपर बहती है, उसके नीचे झेलम है, फिर आपकी चिनाब है, और चिनाब के नीचे अगर आप देखेंगे तो रावी है, और रावी के नीचे फिर ब्यास है, फिर आपका सतलज है, ठीक। तो सारी चीज़ें आप समझ गए। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ सिंध नदी भी देता तो सिंध नदी आपका झेलम के पहले था उत्तर में, और ब्यास के बाद सतलज आएगा, तो यहाँ फिलहाल डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ के चलेंगे मैपिंग के साथ में, सारा कन्फ्यूजन आपका क्लियर होने वाला है। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले आप गंगा नदी प्रणाली के बारे में अच्छे से समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि जो आपकी भागीरथी नदी है वो आपकी गंगोत्री से निकलती है। ये जो आपका गंगोत्री है ये ग्लेशियर है, और इसकी जो ऊंचाई है 3900 मीटर की ऊंचाई है। इसी गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी का उद्गम होता है। ये गंगोत्री हिमनद कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। देखिए गंगोत्री हिमनद से जो निकलती है वो भागीरथी नदी होती है, तो गंगा कैसे बनती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका ये होगा। देखिए यहाँ भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री हिमनद से। वहीं जो है बद्रीनाथ जो आपका ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है अलकनंदा, और अलकनंदा जब धौली गंगा नदी आकर के अलकनंदा में मिलती तो वो जगह होती है विष्णुप्रयाग। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई विष्णुप्रयाग किन किन नदियों का संगम है। तो अलकनंदा बद्रीनाथ से निकली और उसमें बीच में आके धौली गंगा मिल गई तो वो जगह बन गई विष्णुप्रयाग। उसके बाद में फिर अलकनंदा बढ़ती आगे, फिर नंदाकिनी नदी आके यहाँ पर मिलती है तो ये बन जाता है नंदप्रयाग। फिर अलकनंदा थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक पिंडार नदी आके मिलती है और ये बन जाती है कर्णप्रयाग। जब पिंडार नदी अलकनंदा में मिलती है तो वो जगह आपके कर्णप्रयाग नाम से जानी जाने लगती है। वहीं फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो मंदाकिनी नदी निकल के यहाँ पे आती है और मंदाकिनी नदी मिलती है जहाँ पे अलकनंदा से, वो जगह कहलाती है रुद्रप्रयाग। अब जो मंदाकिनी नदी है ये कहाँ से निकलती है? चौराबाड़ी नामक ताल है या झील है, वहाँ से निकलती है केदारनाथ से। तो मंदाकिनी नदी का उद्गम कहाँ से है? केदारनाथ के चौराबाड़ी ताल से। मंदाकिनी नदी जो है सोनप्रयाग में वासुकी गंगा से मिलती है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जो सोनप्रयाग जगह है वहाँ पर मंदाकिनी नदी और आपकी वासुकी गंगा मिलती है। मंदाकिनी नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है वो जगह आपकी रुद्रप्रयाग कही जाती है। फिर जो है अलकनंदा थोड़ा आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग नामक जगह पे भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है और वहीं पर गंगा नदी का नामकरण हो जाता है। अगर आप टोटल देखते हैं तो उत्तराखंड में जो गंगा नदी है 310 किलोमीटर बहती है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में अगर आप देखते हैं तो 1140 किलोमीटर इसका क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही गंगा नदी बहती है। फिर बिहार में 455 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है, यानी लंबाई तय करती है। वहीं जो झारखंड है वहाँ 40 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। तो टोटल 5 राज्यों से होकर ही गंगा नदी बहती है, चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। अब देखिए यहाँ पर ऊपरी गंगा नहर की बात होती है। ऊपरी गंगा नहर जो है कहाँ कहाँ बहती है भाई? ऊपरी गंगा नहर का क्षेत्र हरिद्वार तक है। उसके बाद बिजनौर से मध्य गंगा नहर का क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है।
वहीं निम्न गंगा नहर का जो क्षेत्र होता है वो नरोरा के क्षेत्र को कहा जाता है। तो गंगा नदी ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरोरा, फिर फर्रुखाबाद, कन्नौज से होते हुए फिर कानपुर में भी बहती है। तो ये सारे शहर के नाम है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये वाला शहर इस नदी के किनारे है कि नहीं। तो फर्रुखाबाद भी गंगा नदी के किनारे है, कन्नौज भी, कानपुर भी और फतेहपुर भी। वहीं प्रयागराज है, ये आपको पता है, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, पटना, हाजीपुर, भागलपुर, साहिबगंज, पाकुर, फिर आपका फरक्का। ठीक, फरक्का बैराज में जो है इसे पद्मा नदी नाम दे दिया जाता है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल जाती है, इसीलिए इसे पद्मा नाम दे दिया जाता है। फिर चार खड़ी में जो है मिलती हैं ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। मेघना नदी यहाँ पे मिलती है, फिर सुंदरबन का डेल्टा बनता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ के चलेंगे। यमुना जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध नगर होते हुए यमुना नदी आकर के प्रयागराज में मिलती है, किससे? गंगा नदी से। वहीं जो रामगंगा नदी है ये आप देख सकते हैं, रामगंगा नदी कहाँ पे मिलती है? रामगंगा नदी कन्नौज में मिलती है गंगा नदी से। वहीं गोमती नदी गाजीपुर में मिलती है गंगा नदी से। ठीक, और घाघरा जो है वो छपरा में मिलती है गंगा नदी से। गंडक हाजीपुर में मिलती है। कोसी नदी भागलपुर में गंगा नदी से मिलती है। वहीं ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो चार खड़ी में गंगा नदी से मिलती है और मेघना नदी चांदपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। सोन नदी पटना में मिलती है गंगा नदी से। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ भी सकते हैं भाई। गंगोत्री के गोमुख ग्लेशियर से, जो कि 3900 मीटर का है, वहीं से जो है भागीरथी नदी नाम से जो है निकलती है गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से, और वहाँ पर इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। लघु हिमालय के मध्य और संकीर्ण घाटियों के माध्यम से कट जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिल जाती हैं, इसके बाद ये गंगा के रूप में जानी जाती हैं। अलकनंदा का स्रोत आपको पता है, बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ नाम का हिमनद है, वहीं से होता है। अलकनंदा धौली गंगा जहाँ पर मिलती है वहाँ विष्णु प्रयाग बनता है, जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी जैसे पिंडर नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग बन जाता है। मंदाकिनी नदी जब मिलती है या काली नदी के लोग रुद्रप्रयाग में मिलती है। गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है और वहीं पर इसे कहा जाता है ऊपरी गंगा नहर। अब यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया भाई, भागीरथी जहाँ पे मिलती है, भागीरथी आपकी कहाँ से निकलती है, आपको पता होना चाहिए कि गंगोत्री हिमनद से निकलती है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। और यहाँ पर अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकल के आती है और फिर जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं उसका नाम होता है देवप्रयाग। ठीक, तो ये दोनों जहाँ पर मिलते हैं उसका नाम होता है देवप्रयाग। और कर्णप्रयाग अलकनंदा भागीरथी का संगम है। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा मंदाकिनी नदी का संगम है। देखिए, गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में अच्छे से आप थोड़ी चीज़ें समझ लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये है आपका गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी आपको पता है भागीरथी नदी, और जहाँ पर अलकनंदा नदी मिलती है वहीं से गंगा नदी का उद्गम हो जाता है। अब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर आके रामगंगा नदी मिल जाती है। तो रामगंगा नदी जहाँ पे गंगा से मिलती है वो जगह होती है कन्नौज। अलकनंदा के बारे में आपको पता है भाई, देवप्रयाग में मिलती है। जो आपकी रामगंगा नदी है ये आपके बाएं तट से मिलने वाली नदी है, वहीं अलकनंदा भी बाएं तट से मिल रही है, आप ध्यान रखेंगे। वहीं गोमती नदी भी जो आपकी मिलती है वो भी आपके बाएं तट से मिलती है। घाघरा नदी भी बाएं तट से मिलती है। गंडक नदी भी बाएं तट से मिलती है। कोसी नदी भी आपके बाएं तट से मिलती है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बाएं तट और दाहिने तट से क्वेश्चन बनते हैं। तो रामगंगा नदी, गोमती नदी और घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, ये नदियाँ जो हैं ये आपके बाएं तट से मिलने वाली नदियाँ हैं, जो कि गंगा की सहायक नदी हैं। वहीं एक चीज़ और आप ध्यान देंगे, जो राप्ती नदी है ये घाघरा की सहायक नदी है। शारदा नदी भी घाघरा की सहायक नदी है, और ये दोनों मिल जाती हैं तो घाघरा नदी का निर्माण हो जाता है, और घाघरा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है बाएं तट से। वहीं और भी चीज़ें आप देखेंगे, जैसे चंबल नदी है, तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, और यमुना जो है दाहिने तट से मिलती है गंगा नदी से। वहीं बेतवा भी आपकी यमुना की सहायक है। केन भी जो है यमुना की सहायक है। तिमसा नदी आपकी जो है वो गंगा की सहायक है। सोन नदी भी जो है आपकी गंगा की सहायक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है देवप्रयाग जो है अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती है गंगा नदी से, वो देवप्रयाग जगह है।
रामगंगा कन्नौज में मिलती है। यमुना नदी आपकी जो मिलती है वो इलाहाबाद में मिलती है। गोमती नदी जहाँ पे मिलती है गंगा से वो जगह है गाजीपुर। वहीं जो घाघरा नदी गंगा से मिलती है वो जगह है आपकी छपरा। सोन नदी आपको पता है कि दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में एक नदी है और ये जहाँ पे मिलती है गंगा नदी से वो जगह है पटना। गंडक नदी जहाँ पे मिलती है गंगा नदी से वो जगह है हाजीपुर जो कि बिहार में पड़ता है। वहीं कोसी नदी जहाँ पे गंगा नदी से मिलती है भागलपुर। वहीं महानंदा नदी जहाँ पे मिलती है वो जगह है माल्टा। अब 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। देखिए रामगंगा गंगा की सहायक नदी है और रामगंगा बाएं तट से मिलने वाली नदी है। वेनगंगा पेनगंगा की बात करें तो ये गोदावरी की सहायक नदी है। आगे जैसे जैसे नदियों की बात चलेगी, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें हम आपकी सॉल्व करते चलेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो केवल एक ही सही है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा बस। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। जो ब्रह्मपुत्र है वो आपका कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलता है और मानसरोवर जो आपका झील है वहाँ पर जो है चेमायुंगटुंग हिमनद यानी चेमायुंगटुंग ग्लेशियर है, वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है। बाएं तट से आके नयांगक्यू नाम की एक नदी से मिलती है। फिर आपकी यरलुंग सांगपो नाम की एक नदी मिलती है। सांगपो का मतलब होता है कि शोधक, तो सांगपो नाम से इसे जाना भी जाता है। जैसे यहाँ पर ये मूर्ति है ना जिस जगह पे, तो ये नामचा बरवा पर्वत होता है। नामचा बरवा पर्वत पे 7,755 मीटर का पर्वत है। तो यहाँ पर एक गहरी कंदरा का निर्माण करके ये यहाँ से नदी मुड़ जाती है और मुड़ते हुए फिर आती है और यहाँ पर दिहांग नदी मिलती है और माजुली द्वीप का निर्माण होता है असम में। और यहाँ पर दिबांग नदी भी मिलती है, ठीक। लोहित, बूढ़ी दिहांग, ये सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं। तो दिहांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग किसकी सहायक नदी हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, आप ध्यान रखेंगे। माजुली द्वीप के पास ही आपका पासी घाट पड़ता है। सुबनसिरी नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, अभी आपने क्वेश्चन भी किया है। धनसिरी नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। रंगा नदी भी ब्रह्मपुत्र की सहायक है। वहीं जिया भरेली नदी भी जो है वो आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कपिली भी जो है आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। देखिए जो तेजपुर पड़ता है वो जिया भरेली नदी आके मिलती है, वहीं पर तेजपुर पड़ता है। वहीं पुथीमारी नदी गुवाहाटी के पास जो है ब्रह्मपुत्र से मिलती है। मानस नदी भी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। वहीं तिपकई नदी भी जो है वो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से तीस्ता नदी मिल जाती है। अब देखिए दाहिने तट का मामला क्या है। देखिए जो नदी बह रही है, जिस क्रम में बह रही है, तो दाहिना तट उसका ये होगा और बायां तट ये होगा, बस इतना मान के चलिए। अभी जैसे आपने गंगा नदी देखा तो गंगा नदी ऐसे बह रही है, तो जब ऐसे बह रही तो दाहिना तट उसका ये होगा, बायां तट इसका ये होगा। क्योंकि जिस हिसाब से बहती है आप अपना क्रम देख सकते हैं, जिस क्रम में आप चलते हैं तो दाहिना हाथ आपका किधर होता है, बायां हाथ किधर होता है, उसी तरीके से यहाँ भी सारी चीज़ें लेकर चलेंगे। अभी जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी बह रही इस तरीके से बह रही है, तो दाहिना तट आपका क्या होगा, ये होगा। तो दाहिने तरफ से तीस्ता नदी मिलती है और जहाँ तीस्ता नदी मिलती है वहाँ पर इसका क्रम जमुना हो जाता है, मतलब जमुना कहा जाता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि भाई इंग्लिश के यू आकार कौन सा नदी बनाती है, तो ये आप देख सकते हैं यू आकार यही बनाती है, ठीक। वहीं जो आपका ये माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इस नदी का जलायतन सर्वाधिक है तथा बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नदी आपकी ये होती है। देखिए जो आपकी ये संकोच नदी है, इसका उद्गम जो होता है ये भूटान में होता है और ये जो है आकर के धुबरी नामक जगह पे ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। देखिए तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है तिब्बत के नितामू झील से इसका उद्गम होता है और ये बांग्लादेश के रंगपुर में आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अब यहाँ पर आप 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुंगटुंग हिमनद यानी चेमायुंगटुंग ग्लेशियर तिब्बत से निकलती है। वहीं दूसरा कथन है यह नागालैंड में यू का मोड़ बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए अगर पहले कथन की बात करें भाई ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है चेमायुंगटुंग ग्लेशियर तिब्बत में है, तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। तिब्बत में इसे सांगपो नाम से भी जाना जाता है, सांगपो का अर्थ होता है शोधक। जो आपका दूसरा कथन है कि नागालैंड में यू का मोड़ बना करके ये मूर्ति, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नामचा बरुआ जो पर्वत है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है
और वहीं पर जो है एक बड़े गार्ज का निर्माण ये करती है और वहीं से यू आकार में टर्न हो जाती है। इंग्लिश का जो यू आकार होता है तो वहीं से टर्न होती है। तो दूसरा कथन गलत है। यहाँ पर पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं, 1 सही है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि केवल 2 ही सही नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन करें उससे पहले ब्रह्मपुत्र नदी मार्ग के बारे में थोड़ी जानकारी आप जान लीजिए। देखिए होता क्या है, अरुणाचल प्रदेश में सादिया शहर के पश्चिम में दिहांग दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और इसमें 2 पहाड़ी जलधाराएं लोहित और दिबांग मिल जाती हैं। देखिए इस संगम के बाद जो है करीब 1448 किलोमीटर पहले, मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा इधर उधर लिख गया है तो ये चीज़ें आप समझेंगे। संगम के बाद बंगाल की खाड़ी से करीब 1448 किलोमीटर पहले जो नदी होती है वो किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी नाम से जानी जाती है। अगर आप देखेंगे तो इसमें सुबनसिरी नदी जो है इसकी सहायक नदी है, कामेंग, भरेली, धनसारी, मानस, चंपामती, सरलभंगा, संकोस नदी, ये आपकी जो है तेज़ी से बहती हुई हिमालयी नदियां हैं जो कि इसमें मिल जाती हैं। वहीं बूढ़ी दिहांग, तिसांग, दिखी, कोपिली पहाड़ी दक्षिणी के पठार से आने वाली नदियाँ उपनदियाँ इनकी सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। पहला है लोहित, दूसरा है मानस और तीसरा है हुगली। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए जो लोहित है, मानस है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा कपिली नदी है, बूढ़ी दिहांग है, दिबांग है या सुबनसिरी है, चंपामती, सरलभंगा, संकोस नदी, धनसारी नदी, कामेंग, भरेली, जिया भरेली भी कहा जाता है, मानस नदी, ये सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लेकिन हुगली जो है वो आपकी गंगा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, ए राइट आंसर होगा बस। अब यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरा कथन है कि गंगा से मिलने के बाद इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो तिब्बत में नाम है वो नाम है सांगपो नदी। वहीं जब अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है, यू आकार का टर्न लेती है, तो इसे कहा जाता है दिहांग। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर जब असम में प्रवेश करती तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। फिर जमुना की बात करें भाई, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना कहाँ होता है? तो जमुना नाम इसका हो जाता है बांग्लादेश में। जब तिस्ता नदी इसमें मिल जाती है तो वहाँ पर इसका नाम हो जाता है जमुना, और तिस्ता नदी रंगपुर नामक जगह पे मिलती है। जब गंगा नदी से बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो वहाँ पर इसका नाम पद्मा हो जाता है। वहीं दक्षिणी बांग्लादेश में मेघना आकर के इसमें मिल जाती है तो इसे मेघना कहा जाने लगता है। तो यहाँ फिलहाल आपका देख सकते हैं कि भाई पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है और दूसरा कथन भी सत्य है। तो 1 और 2 दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन जो भी आपका इस तरीके से बना है, मतलब ये जो भी क्षेत्र है ना, ये आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के बारे में है। अब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन किस तरीके के वन होते हैं? तो ये ऐसे वन होते हैं जिसमें जो वर्षा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। मतलब 100 सेंटीमीटर से ऊपर और 200 सेंटीमीटर के अंडर में जो वर्षा होगी जिस क्षेत्र में, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जो आपके ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होते हैं इनमें मुख्य रूप से सागवन हो गया, सखुआ हो गया, शीशम, आम, महुआ, बांस, खैर, त्रिफला, चंदन, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की, अब सदाबहार वन आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है, इस सदाबहार वन मतलब यहाँ पूरे साल भर हरे वृक्ष होते हैं। और साथ में ये मेघालय वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं, उत्तर पूर्वी भारत का जो लगभग क्षेत्र है वहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे वन जो होते हैं इसमें 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की डिमांड होती है। जो भी वृक्ष होते हैं भाई हमें 200 सेंटीमीटर से अधिक पानी दो, तो फिर पानी गिरता है 200 सेंटीमीटर से अधिक, तो वहाँ पर इस टाइप के वृक्ष मिलते हैं। जो भी पश्चिमी घाट, अगर क्वेश्चन में आ जाए भाई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, सह्याद्री जिसे कहा जाता है पश्चिमी घाट को। वहीं आपका जो शिलांग पठार है मेघालय का, यहाँ पर मिलता है। उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ हैं। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं।
और लक्षद्वीप में भी कुछ मात्रा में आपको सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। देखिए जो आपका उत्तरी सह्याद्री है, जैसे आपका ये दक्षिणी सह्याद्री हो गया और इधर आपका उत्तरी सह्याद्री हो गया, तो जो आपका उत्तरी सह्याद्री है यहाँ पर इन सदाबहार वन को 16 वन के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि भाई उत्तरी सह्याद्री में सदाबहार वन को हम 16 वन के नाम से जानते हैं। जो आपके सदाबहार वन होते हैं इसमें कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, तो महोगनी का वृक्ष मिलता है, रोजवुड मिलता है, आबनूस का वृक्ष मिलता है, जारुल, बांस, बेत, सिनकोना और रबर के वृक्ष भी देखने को मिलते हैं। तो रबर यहाँ भी मिलेगा, इस जगह पे भी रबर मिलेगा। जो आपके आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा वाला क्षेत्र होता है, लेकिन जो शुष्क पर्णपाती वन होते हैं वो 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। जो भी आपके क्षेत्र होते हैं इनमें ऊंचे पेड़ों का अभाव होता है, शुष्क सीमांत क्षेत्र होता है, जो अत्यधिक चराई होती है, इसी कारण ये सब होता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यहाँ पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र, मतलब सारा नहीं, तो वहाँ पर ऐसे वन पाए जाते हैं। वहीं आप देख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ कह लीजिए या फिर कटीले वन या झाड़ियाँ कह लीजिए, मतलब आपके 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा जहाँ पर होती है तो वहाँ पर कटीले वन या झाड़ियाँ मिलती है। राजस्थान, गुजरात का जो क्षेत्र आपका पड़ता है इन भागों में ये वन पाए जाते हैं, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। मध्य प्रदेश का इंदौर, आंध्र प्रदेश के कुर्नूल तक ये पठार जो है अर्धचंद्राकार पेटी में भी मिलते हैं, मतलब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कुछ जगह ऐसे वन कटीले वन झाड़ियों वाले मिलते हैं और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी मिलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना भाई, गुजरात राजस्थान में तो है ही। जो ये आपके वन होते हैं कटीले झाड़ियाँ जो होती हैं इसमें मुख्य रूप से जो पेड़ पाए जाते हैं बबूल का पेड़ है, खेर का है, खजूर है, नागफनी है, कैक्टस है, तो ऐसे जो है पेड़ पाए जाते हैं। वहीं जो आपके पर्वतीय वन है ये आपको पता है हिमालय वाला जो भी क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र ले लीजिए या फिर आप यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र ले लीजिए, सिक्किम का क्षेत्र ले लीजिए, तो वहाँ पर पर्वतीय वन मिलते हैं। पर्वतीय वनों में ही जो है अल्पाइन वनस्पतियाँ मिलती हैं। जो देवदार का वृक्ष है वो पर्वतीय वनों में ही पाया जाता है, चीड़ का पेड़ भी पर्वतीय वन में पाया जाता है, स्पूस, सिल्वर फर, ये सारे वृक्ष आपके मिलते हैं। एक तरह के और वन होते हैं ज्वारीय वन होते हैं, और ये ज्वारीय वन जो मिलते हैं वो आपके गंगा, गोदावरी, कृष्णा के डेल्टा में मिलते हैं। जैसे आपका गंगा नदी का डेल्टा यहाँ पे बनता है तो यहाँ पर मिलेंगे, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा यहाँ बनता है तो वहाँ पर मिलते हैं, ये ज्वारीय वन होते हैं। और इनके जो प्रमुख वनस्पतियाँ होती हैं जैसे सुंदरी के वृक्ष हैं, केजुरीना है, केवड़ा के हैं, बेंदी के वृक्ष हैं, मैंग्रोव है, तो ये सारे वृक्ष होते हैं। अब यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है, दूसरा कारण आर है। पहला कथन है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा प्रदेश तक की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है भाई। उष्णकटिबंधीय वन तो आपको पता ही मिलते कहाँ पे भाई, यूपी का क्षेत्र है और आपका पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, वहाँ मिलते हैं। वहीं साथ में जो टुंड्रा वनस्पति होती हैं वो आपके हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाई जाती हैं, तो भारत में ये भी मिलती है। काफ़ी उच्च ऊंचाई पे जो है वनस्पतियाँ मिलती हैं उन्हें टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है और भारत में हिमालय में पाई जाती है। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। भारत अत्यधिक विविधतापूर्ण जलवायु मृदा का देश है, तो दूसरा कथन भी सत्य है और दोनों का एक दूसरे से रिलेशन भी बन रहा है, मतलब मियाँ बीवी की जोड़ी बन रही है, क्योंकि भारत अत्यधिक विविधतापूर्ण जलवायु मृदा का प्रदेश है, इसीलिए यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय वन भी मिलेंगे, सदाबहार वन भी मिलेंगे, टुंड्रा प्रदेश की वनस्पतियाँ भी मिलती हैं, ज्वारीय वन भी मिलते हैं जो कि डेल्टाओं में बनते हैं, तो सारी चीज़ मिल रही हैं। तो दोनों कथन सही, ए आर दोनों सही और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये वन प्रायः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के क्षेत्रों में मिलते हैं। दूसरा कथन है कि इन वनों की लकड़ियां कठोर होती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं तो भारत का जो आपका क्षेत्र पड़ता है, जैसे आपका पश्चिमी घाट में सह्याद्री है, तो उत्तरी सह्याद्री में इन्हें सालोस वन भी कहा जाता है, तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा यहाँ पे होती है।
वहीं जो शिलांग पठार वाला क्षेत्र है आपका उत्तर पूर्वी जो भारत है, वहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मिलते हैं और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की डिमांड इनकी होती है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी ये वन पाए जाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। इन वनों की जो लकड़ियाँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा कठोर होती हैं और पेड़ों की ऊंचाई क्या होती है, 60 मीटर से अधिक होती है। मतलब 60 मीटर, काफ़ी लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। अगर इन वनों की प्रमुख जो वृक्ष हैं उनकी बात करोगे तो महोगनी का वृक्ष होता है, आबनूस का वृक्ष होता है, बांस, बेत, जारुल, एबोनी, नारियल, ताड़ के वृक्ष होते हैं, सिनकोना। वहीं रबर के जो वृक्ष होते हैं सह्याद्री में और अंडमान निकोबार में मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ दोनों कथन आपके सत्य हैं भाई, पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सत्य है। तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही, सी राइट आंसर हो जाएगा बस। अब यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में देश देश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को सोलास वन कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया भाई, जो आपका पश्चिमी घाट है वहाँ पर जो सह्याद्री का क्षेत्र है वहाँ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और इन सदाबहार वनों में जो उत्तरी सह्याद्री है, ये आपका उत्तरी सह्याद्री है, ये आपका दक्षिणी हो जाएगा। तो उत्तरी सह्याद्री में ही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को सोलास वन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा बस। 39 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन को ही पतझड़ वन भी कहा जाता है, चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। मतलब ऐसे वृक्ष होते हैं जो एक टाइम पे आकर के झड़ जाते हैं, मतलब गर्मी आई झड़ गए, फिर जो है बरसात आई फिर जो है उसमें जो है पत्ते वगैरह आ गए। आपके आसपास ऐसे ही जो है पेड़ होंगे। तो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन कहा जाता है। और ऐसी जगह पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा मांगते हैं ऐसे वृक्ष कि भाई हमें 100 से ऊपर दो, 200 से कम वर्षा दोगे तो हम बढ़िया तरीके से काम करेंगे। तो पूछा गया कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सह्याद्री का जो पूर्वी ढलान है वहाँ पर मिलते हैं। जैसे आपका सह्याद्री आपका ये है और उसके बाद में पूर्वी ढलान इधर आपका पड़ जाएगा, तो यहाँ पर मिलते हैं। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। शिवालिक श्रेणी के सहारे जो भाबर और तराई का क्षेत्र आपका पड़ता है भाई, जो हिमालय उसके नीचे जो भी क्षेत्र पड़ता है उत्तर प्रदेश बिहार का, तो वो भी वहाँ भी उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन पाए जाते हैं, एकदम सही बात है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पूर्वी पठार भाग में भी मिलता है, तो ये भी सही है, मतलब तीनों सही हैं। तो यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन कौन से प्रमुख वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे सागवन है, सखुआ है, शीशम है, आम है, महुआ है, बांस, खेर, ठीक, बैर, त्रिफला, चंदन। चंदन जो आपका मुख्य रूप से पाया जाता है वो नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं, यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी थी। देखिए जो आपकी टिस्को थी, डिस्को नहीं, टिस्को जो थी, जिसका पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर। भारत का जो पहला सबसे बड़ा कारखाना है जहां भारत का 20% इस्पात निर्मित होता है वो आपका टिस्को ही थी और इसकी स्थापना 1907 में होती है। तो अगर पूछ लिया भाई भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन थी, तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारतीय लोहा इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना झारखंड में स्थापित किया। दूसरा है कि भारत में राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जापान के सहयोग से की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना पश्चिमी जर्मनी की सहायता से की जाती है, न कि जापान की सहायता से। तो दूसरा कथन आपका पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा। राउरकेला कहाँ पे स्थित है, तो राउरकेला आपका जो है उड़ीसा में स्थित है और जर्मनी की सहायता से इसको बनाया गया था। वहीं जो पहला कथन है कि भारतीय लोहा इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना झारखंड में स्थापित किया, तो पहला कथन भी आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका इंडियन आयरन स्टील कंपनी है इसकी स्थापना 1918 में की गई थी और यह भारत का सर्वाधिक लोहे की ढुलाई करने वाला उद्योग था, जो आपका इसको था, IISCO जो था। जो इसको की 3 इकाइयाँ थी, बनपुर, हीरापुर, कुल्टी, ये पश्चिम बंगाल में थी।
तो यहाँ दोनों कथन आपके असत्य हैं, पहला भी दूसरा भी असत्य है, तो यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना जो है पश्चिमी जर्मनी की सहायता से होती है। 1959 में इसका राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा उद्घाटन किया गया। वहीं जो भिलाई इस्पात संयंत्र है वो छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित किया जाता है और रूस की सहायता से किया जाता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो स्थापित किया जाता है यूके की सहायता से 1959 में बनाया गया और ये आपके पश्चिम बंगाल में है। तो भिलाई कहाँ पे है? भिलाई छत्तीसगढ़ में, राउरकेला उड़ीसा में, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर आप 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि भारत बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। वहीं दूसरा कथन है कि विशाखापट्टनम में स्थित बिजाग इस्पात संयंत्र भारत का पहला पत्तन आधारित संयंत्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए, जो बोकारो लौह इस्पात संयंत्र होता है, मतलब स्टील वहाँ पर बनती है, तो ये जो है रूस के सहयोग से ही स्टार्ट होता है और ये कहाँ होता है? झारखंड में होता है। तो पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं दूसरा कथन है कि विशाखापट्टनम में बिजाग इस्पात संयंत्र का भारत का पहला पत्तन आधारित संयंत्र है, तो ये आपका दूसरा कथन भी सत्य है और 1992 में इसका जो है उद्घाटन किया जाता है। ये भारत का पहला तटवर्ती कारखाना था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर पहला कथन भी सत्य है, दूसरा भी सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इस उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास 1818 ईस्वी में मुंबई में किया गया, जो कि असफल रहा। वहीं दूसरा कथन है कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में सूत उत्पादन की सर्वाधिक मिलें हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। देखिए, जो भारत में काटन मिल है सर्वाधिक जो है वो महाराष्ट्र में है, तो पश्चिम बंगाल तो गलत हो जाएगा। दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो काटन मिल है वो आपके महाराष्ट्र में है। वहीं जो पहला कथन दे रखा है भाई, सूती वस्त्र उद्योग जो था उसका जो पहला प्रयास किया गया 1818 में मुंबई में किया गया, जो असफल रहा, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि 1818 में स्टार्ट किया जाता है इस उद्योग को, लेकिन यह सफल रहता है, लेकिन ये फोर्ट ग्लास्टर में किया गया था। जो पहला सफल सूती वस्त्र कारखाना बनाया गया वो 1856 में बनाया गया और ये मुंबई में बनाया जाता है। ठीक, मतलब सफल वाला कह सकते हैं आप। और इसमें जो मुख्यतः योगदान देते हैं वो कावसजी डाबर नाना भाई देते हैं, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ फिलहाल आपका ना तो एक सही ना दो सही, डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं। अभी मैंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा आपकी काटन मिल है वो भी महाराष्ट्र में है, मतलब सूत काटने की जो है मिल कह लीजिए या कपड़ा बनाने की मिल कह लीजिए, वो भी महाराष्ट्र में है। वहीं भारत में सर्वाधिक जो चीनी मिल हैं वो भी आपके महाराष्ट्र में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष हैं। मतलब जो आपके अर्धपर्णपाती वन मैंने ऑलरेडी बताया, जो आपका यूपी एमपी का क्षेत्र है यहाँ पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में कुछ जगह, वहीं जो सह्याद्री का पूर्वी ढलान है वहाँ पर मिलते हैं ऐसे वन। तो यहाँ पर पूछा है भाई, जो अर्धपर्णपाती वन है जिनकी पत्तियाँ समय आने पर झड़ जाती हैं फिर आ जाती हैं, तो ऐसे वनों में कौन से मुख्य रूप से वृक्ष पाए जाते हैं। तो सागवन पाया जाता है, आम भी पाया जाता है, महुआ भी पाया जाता है और तो और चंदन भी पाया जाता है। साथ में आपका शीशम हो गया, बांस, खेर, त्रिफला, ये सारे जो है मिलते हैं। तो यहाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे जो वन होते हैं इनको जो वर्षा की मात्रा की आवश्यकता होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। अब 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये वनस्पतियाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र में मिलती हैं। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। जो भी आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की डिमांड करते हैं। इन वनों में प्रायः ऊंचे पेड़ों का अभाव मिलता है, दूसरा कथन भी सत्य है। जैसे आपका बबूल है, पाकड़ है, ठीक, पलास है, पीपल है, ये ज़्यादा ऊंचे वृक्ष नहीं होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो आपके दोनों सही हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा।
47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारत में पाए जाने वाले कंटीले वन व झाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वन उन भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। मैंने ऑलरेडी बताया गुजरात राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और नागफनी वगैरह के वृक्ष होते हैं, खैर के वृक्ष होते हैं, ठीक, कैक्टस के वृक्ष होते हैं, बबूल के वृक्ष होते हैं और खजूर भी कहीं ना कहीं उग जाता है। तो 70 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर वर्षा होती है वो आपके कंटीले वन या झाड़ियों वाले वन कहे जाते हैं। पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। इन वनों में वाष्पीकरण कम करने और जानवरों से सुरक्षा के लिए पत्तों की जगह कांटों ने ले ली है, तो एकदम सही बात है। जो वाष्पीकरण कम होगा तो भाई पानी ज़्यादा नहीं उड़ेगा, तो हम अपना जीवन बचा सकते हैं। जिस तरीके से ओट जो है पानी भर लेता है, तो इसी तरीके से अगर पत्तियां बड़ी होंगी तो उसमें से वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो वाष्पीकरण को कम करने के लिए आपके नागफनी के वृक्ष हैं वो उन्हें कांटों में परिवर्तित कर लेते हैं, और जानवरों से सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि जानवर होंगे अगर कांटेदार वृक्ष नहीं है तो खा लेते हैं। बहुत सारे जानवर होते हैं कांटे वाले वृक्ष भी खा लेते हैं। तो ये दोनों बातें एकदम सही हैं, मतलब दूसरा कथन भी सही है। देखिए जो आपके कंटीले वन या झाड़ियों का क्षेत्र है तो गुजरात में क्षेत्र पाया जाता है, राजस्थान में, पंजाब में भी कुछ क्षेत्र मिलता है। देखिए मध्य प्रदेश का जो इंदौर का क्षेत्र है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश का इंदौर का क्षेत्र, वही आंध्र प्रदेश का जो आपका कुर्नूल का क्षेत्र है वहाँ पर अर्धचंद्राकार रूप में जो है ऐसे वन पाए जाते हैं, मतलब अर्धचंद्राकार पेटी बनाते हैं ऐसे वन। तो यहाँ फिलहाल आपके दोनों कथन सही है, पहला भी सही दूसरा भी सही, सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चीनी उद्योग की समस्याएं निम्नलिखित में से कौन सी, मतलब चीनी का जब उद्योग करते हैं तो कौन कौन सी समस्या आती है। पहला है कि प्रति हेक्टेयर गन्ने की निम्न उत्पादकता, दूसरा है उत्तम किस्म के गन्ने की कमी, उत्पादन लागतों में कमी। देखिए जो पहला है कि भाई प्रति हेक्टेयर गन्ने की निम्न उत्पादकता है अपने यहाँ, तो एकदम सही बात है। मतलब जो प्रति हेक्टेयर में गन्ने की उत्पादकता होनी चाहिए, अदर देशों में क्यूबा वगैरह में या यूएसए में ज़्यादा उत्पादकता होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, अपने यहाँ कम होती है। वही दूसरा है उत्तम किस्म के गन्ने की कमी, तो दूसरा कथन भी आपका पूरी तरीके से सत्य है। और तीसरा है कि उत्पादन लागतों में कमी, ये नहीं है। उत्पादन लागतों में कमी कहाँ हो रही, बढ़ोतरी हो रही। मतलब हम अगर पैदा करना चाहते हैं गन्ना तो उसमें ज़्यादातर खर्च आता है, पानी का खर्च आता है, बीज का खर्च आता है, ठीक, बहुत सारे खर्चे आते हैं, उर्वरक का खर्च आता है। तो उत्पादन लागतों में वृद्धि हो रही है जिससे मुनाफा कम हो रहा है, और जब मुनाफा किसान को कम होता है तो जाहिर सी बात है वो फसल बदलने लगता है। भाई अगर 100 रुपये कुंटल गन्ना बिक रहा है और 80 रुपये कुंटल में उसका जो है प्रोडक्शन हुआ है, सब चीज़ें अगर वो खर्चा जोड़े तो मुनाफा कम होगा, तो उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है। देखिए और भी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ये तो ध्यान ही रखेंगे कि प्रति हेक्टेयर गन्ने की निम्न उत्पादकता हो रही है, उत्तम किस्म के गन्ने की कमी हो रही है, उत्पादन लागतों में लगातार वृद्धि हो रही है, मिलों के आधुनिकीकरण की समस्या आ रही है, वहीं जो गन्ने की खेती होती है मौसमी उद्योग होता है, अनुसंधान की कमी है, चीनी मिलों द्वारा कृषकों के गन्ने के मूल्य का पूरा भुगतान न कर पाना, मतलब न टाइम पे कर पाते न कुछ, ये भी एक कमी है। तो यहाँ फिलहाल एक और दो सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। देखिए जो भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान है वो आपका लखनऊ में पड़ता है। वहीं भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान जो पड़ता है वो आपका कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। तो अगर गन्ना प्रजनन संस्थान पूछ ले तो आप कोयम्बटूर तमिलनाडु लगाएंगे, अगर भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछ ले तो लखनऊ उत्तर प्रदेश, बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक तरफ आपके तिल शोधन जहाँ पर होता है वो दे रखे हैं, एक तरफ राज्य दे रखे हैं। जो आपका डिगबोई तिल शोध नगर है या शोध खाना है, ठीक, तो वो आपका असम में पड़ता है, पहला कथन पूरी तरीके से सत्य है। वहीं ताती पाका या ताती पाक कहीं पर लिखा है तो ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में। वहीं जो आपका नागपट्टनम तेल शोधनागार है वो कहाँ पे पड़ता है, वो तमिलनाडु में पड़ता है, सी भी आपका सही है। नुमालीगढ़ तेल शोधनागार जो है वो नागालैंड में नहीं पड़ता है, ये आपका असम में पड़ता है, यही आपका गलत है और यही राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा।
तो ये था आपका जियोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर और सिलेक्शन सीरीज का 21 नंबर का लेक्चर। इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।